नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस असम बोर्ड का एक चैप्टर जो है ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एक्चुअली सोशल साइंस जो क्लास 9 का बुक है, जो ASSEB के अंडर में, मतलब असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो होता है उसके अंडर में जो सोशल साइंस का आपका बुक होता है, उसमें बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो पहला पार्ट है जो हिस्ट्री का है, उसी बुक से हम चैप्टर 2 यानी कि ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, वो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको आपको डिटेल में सुनना है। एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको इस चैप्टर के बारे में एक पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगा। और साथ ही साथ आप एंड में देख सकते हो कि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs है या शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप आंसर जो होता है, क्वेश्चन आंसर, वो सब भी मैंने प्रोवाइड किया है। लेकिन क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने से पहले आपको चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। और चैप्टर को मैंने आपकी सुविधा के लिए सब एक एक टॉपिक को और उसके जो सब टॉपिक है उसको अलग अलग हेडिंग के अंडर में मैंने डिस्कस किया है। तो ये चैप्टर अगर आप शुरू से एंड तक आप देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं पर पूरा एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगा इंडियन नेशनलिज्म कैसे करके ग्रो हुआ है इसके बारे में। और साथ ही साथ ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज भी कहीं ना कहीं पे मैंने स्प्लिट अप करके रखा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो क्या क्या कहता है ये चैप्टर में, बेसिकली आप क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म क्या है। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, आपको पता है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म वो होता है जब आप अपने कंट्री के लिए लव आपके अंदर रहता है, प्राइड रहता है, लॉयल्टी रहता है, कि जिसको हम लोग आम भाषा में देशभक्ति बोलते हैं। कहीं ना कहीं पर नेशनलिज्म का जो फीलिंग होता है वो कहीं ना कहीं पे इंडियन लोगों के बीच में ग्रो करना स्टार्ट किया इन द 19th सेंचुरी के हाफ के बाद आपको दिखेगा कि इंडियन लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म, कि ये हमारा देश है, इसमें हमें गर्व करना चाहिए, हमारे देश को हम लोग खुद चलाएंगे, इस तरह का जो सोच है, ये जो फीलिंग है नेशनलिज्म का, वो कहीं ना कहीं पे ग्रो करने लगा। वो 19th सेंचुरी में हुआ। दिस वॉज मेनली ड्यू टू ब्रिटिश रूल। और लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म का सेंस डेवलप हुआ ना, वो मेनली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ब्रिटिश रूल। आपको पता है कि ब्रिटिश काफ़ी लंबे समय से भारत पे रूल कर रहे थे। तो उस समय में क्या हुआ, कहीं ना कहीं पे लोग जो थे ब्रिटिशर से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। वो लोग एंग्री थे, उनके जो एक्शंस थे इंडियन के प्रति, जो उनका एपेथी जो था उन इंडियन के कंडीशंस के प्रति, कि वो बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, बस आपको अपने आप को प्रॉफिट कैसे पहुंचाना है, ये सब चीज़ें लेकर वो व्यस्त रहते थे। जिसके चलते कहीं ना कहीं पे इंडियन लोगों में उनके उनके खिलाफ एक तरह का धारणा आ गया और वो लोग उनके खिलाफ हो गए। तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि इंडियन लोग रियलाइज़ करने लगे कि हमें भी कहीं ना कहीं पे यूनाइट होना है और अपने देश के फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें लोगों के अंदर डेवलप करता है 19th सेंचुरी में, तो जिसको हम लोग कहीं ना कहीं पर ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के साथ जोड़ते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं कि जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में मदद किया। बहुत सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रीज़न रहा कि लोगों को ये नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में डेवलप किया। एक तो था कि ब्रिटिश रूल से नाराज़गी तो था ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि रोल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जो वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जो यूरोप का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो वो जिस तरह से पढ़ते हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते हैं, या कहीं ना कहीं पर उनका जो लिटरेचर पढ़ के भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति वाला सेंस डेवलप होता है। आप देखोगे कि ब्रिटिश ने वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। हालांकि दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम टॉट इंडियंस टू थिंक लॉजिकली एंड साइंटिफिकली। हालांकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्लर्क बना सके, इसीलिए मेनली वो जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो इंडिया में उन्होंने लागू किया। लेकिन आप देखोगे कि ये जो नया एजुकेशन सिस्टम था, वैसे तो इंडियन को लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अभी जो नया एजुकेशन सिस्टम है, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि यूरोप का, ब्रिटेन का, तो ये वाला जो सिस्टम था वो इंडियन लोग, बहुत सारे इंडियन मिडिल क्लास के लोग थे जो उस सिस्टम में पढ़े, और फिर उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं लॉजिकल और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया। वो
लॉजिक के साथ साइंटिफिकली सोचना शुरू कर दिया। उनका जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं पे इंडियन लोगों को मदद ही कर रहा था। इट हेल्प्ड इंडियंस टू रिप्लेस ब्लाइंड फेथ। इसके वजह से क्या हुआ, जब इंडियन लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सपोजर मिला तो इसके चलते हमारे समाज में कहीं ना कहीं पे ब्लाइंड फेथ था। उस समय में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए थे और ये लोग उसको तर्क के साथ, रीज़न के साथ, कारण के साथ वो लोग मिलाना चाहते थे। बहुत सारे लोगों को समझ में आया कि ये जो ब्लाइंड फेथ है वो सही नहीं है, और टू अंडरस्टैंड द अनफेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। साथ ही साथ वो लोग ये भी समझ गए कि ये उन्हीं का एजुकेशन सिस्टम भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं मदद किया कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में वो अनफेयर है, वो सही नहीं है। ये भी लोगों को समझ में आने लगा क्योंकि उन्हीं के एजुकेशन उन्हीं के खिलाफ काम कर रहा था, कहीं ना कहीं इंडियन लोगों को मदद कर रहा था। इंडियन लोगों का जो कॉन्शियंस है, उनका जो बुद्धि है, उसका भी विकास आपको देखने को मिलता है। एजुकेटेड इंडियंस बिगेन टू फील ए सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स देयर कंट्री। बहुत सारे पढ़े लिखे इंडियंस थे जिन लोगों को फील होने लगा कि हमारा भी देश के प्रति कुछ ना कुछ दायित्व बनता है। जस्ट लाइक द पीपल ऑफ यूरोप डिड ड्यूरिंग द रेनेसा। आपको पता है कि यूरोप में रेनेसा हुआ था। रेनेसा का मतलब क्या होता है, एक तरह का नया सोच, जो 16th सेंचुरी में आपको दिखेगा इटली से स्टार्ट होता है कि काफ़ी यूरोप के कई सारे देशों में पहुंच जाता है। इसमें होता क्या है, रेनेसा का मतलब होता है न्यू थॉट, नया सोच जो होता है। पुराने तौर तरीके को छोड़कर उन्होंने कहीं ना कहीं पे नया सोच को अपनाया, साइंटिफिक सोच को अपनाया, तो ये रेनेसा है। तो एजुकेटेड इंडियंस जो थे ना, उन लोगों ने जब वेस्टर्न एजुकेशन से शिक्षा लिया, पढ़ा, तो जैसे कि यूरोप में हुआ था रेनेसा के समय में, उसी तरह से इंडियंस में भी कुछ हद तक उसी तरह का एक सेंस डेवलप हुआ लोगों में। उनको समझ में आया कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के लिए क्यों सही नहीं है, कैसे उन लोगों ने हमें एनस्लेव करके रखा है, कहीं ना कहीं उनका कॉलोनी बना के रखा है। तो लोगों को समझ में आना शुरू किया। दिस न्यू कॉन्शियसनेस हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसने कहीं ना कहीं पे जो न्यू एजुकेशन सिस्टम था, इंडियन लोगों को के अंदर न्यू कॉन्शियसनेस डेवलप किया, और इवेंचुअली वही कॉन्शियसनेस जो है वो इंडिया के नेशनलिज्म को ग्रो करने में, देशभक्ति को लोगों के अंदर डालने में बहुत हद तक हेल्पफुल था ये चीज़। और एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, जो बहुत जिसका इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में, आपको दिखेगा कि इंडियन लोगों में कैसे नेशनलिज्म का सेंस डेवलप करता है, वो है रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसने भी कहीं ना कहीं पे भारतीय लोगों को जोड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, लाइक जैसे कि ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझते हो, जो एक जगह से दूसरे जगह को आपको ले जा सकता है। जैसे मान लो रेलवेज हो गया, रोड्स हो गया, या फिर जो टेलीग्राफ, आज के समय में जैसे हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, टेलीफोन का यूज़ करते हैं, उस ज़माने में टेलीग्राफ का यूज़ होता था। तो टेलीग्राफ एक ऐसा सिस्टम है जिसके वजह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो जल्दी से। तो ये सब ब्रिटिश ने ही भारत में कहीं ना कहीं पे इंट्रोड्यूस किया था। रेलवे हो या अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े रोड्स होते हैं, टेलीग्राफ्स होते हैं, जिसके वजह से आप मैसेज भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पे लोगों को जोड़ा। भारत के जो लोग अलग अलग जगह में रहते थे, लोगों के अंदर का जो दूरिया था वो कहीं ना कहीं पे कम हुआ, ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के वजह से। इन लोगों ने ये सब जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन था, दे हेल्प्ड इन कनेक्टिंग पीपल एंड स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडिया। तो नेशनलिस्ट लोगों को ये मदद मिला कि यही सब चीज़ों के मदद वो लोग अपना जो आइडियाज़ है वो एक से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं इजीली। ये चीज़ हालांकि ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें किया था कि वो लोग अपना बिजनेस चला सके, अपना सामान को एक्सपोर्ट कर सके। तो लेकिन ये चीज़ उनके ही खिलाफ कहीं ना कहीं पे आपको पड़ता हुआ दिख जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था, रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर हम देखेंगे कि रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। कई सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं भारत में भी, कई सारे आंदोलन आपको दिखेगा कि समाज में सुधार करने के लिए भी कुछ मूवमेंट्स हुए हैं, जिसके चलते हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, रिफॉर्म मूवमेंट्स ट्राई टू रिमूव सोशल इविल्स एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन सोसाइटी। हमारा जो सोसाइटी था मेडिवल टाइम के बाद आपको दिखेगा कि उसमें बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारे कुरीतियाँ, ये सब चीज़ें आ चुका था। तो रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत थी। पहले तो ब्रिटिशर्स को भगाने से पहले हमें अपने अंदर का भी इविल्स को ख़त्म करना पड़ेगा ना। हमारे सोसाइटी में जो कास्टिज़म था, अनटचेबिलिटी था, कहीं ना कहीं पर बहुत सारे गलत संस्कार कहीं ना कहीं पे घुस चुके थे, जो इंडियन के ओरिजिनल संस्कार में नहीं आता था, कहीं ना कहीं हमने बोरो किया। तो ये सब सोशल इविल्स जो थे, समाज की जो बुराइयाँ थी, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत था। इसके चलते कई सारे रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सामाजिक और रिलीजियस कुछ रीति नीति में कुछ बदलाव का ज़रूरत था, उसी को रिफॉर्म बोलते हैं। तो बड़े बड़े लोग आते हैं, आके काफ़ी सारे रिफॉर्म्स कर जाते हैं।
आपको आगे चलकर इसके बारे में और डिटेल में जानने को मिलेगा। दीज मूवमेंट्स आर मैंशनड एज वन ऑफ द की रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इंडियन नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में रिफॉर्म मूवमेंट्स का भी काफ़ी सारे हाथ रहा है कि सामाजिक जो संस्कार हुआ था, जो समाज में पॉजिटिव बदलाव आया था, इसके चलते लोगों का सोच विचार में भी बदलाव आया और आगे चलकर लोग कहीं ना कहीं पर नेशनलिज्म को का जो भावना है लोगों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो है उसके जो जो मूवमेंट्स चले उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत के नेशनलिज्म का फीलिंग लोगों में डेवलप करने के लिए। फिर आगे चलकर हम बात करेंगे कि रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का मतलब आप समझते हो, जिसमें कई सारी चीज़ें छपता है, जैसे कि मान लो न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, लाइक। तो द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। प्रिंटिंग प्रेस जब आ गया ना, जिसमें किताबों को छापा जा सकता था नया तरीके से, बहुत सारी किताबें छापा जा सकता है प्रिंटिंग प्रेस की मदद से, तो इसके वजह से न्यू आइडियाज़ का स्प्रेड होना भी काफ़ी बढ़ गया, लोगों के अंदर अवेयरनेस कहीं ना कहीं जागरूकता आया। इट अलाउड बुक्स, आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स टू रीच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे कि आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तो इसके चलते बुक्स, आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर ये तक बहुत सारे लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया। एनकरेजिंग दैम टू थिंक अबाउट फ्रीडम एंड जस्टिस। और लोग उस समय में ये सब पढ़ के, अच्छे अच्छे किताबें, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर ये सब पढ़ के लोगों के अंदर फ्रीडम, जस्टिस, इन सब का धारणा लोगों के अंदर आया कि आज़ादी हमें चाहिए, न्याय चाहिए, ये सब चीज़ है ये आपको देखने को मिलेगा। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन की बात हम करेंगे कि एक बाद में जो बहुत बड़ी एक पार्टी के रूप से उभरता है, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिपेंडेंस में। द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लिस्टेड एज ए की पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्शन इन इंडिया। हालांकि उससे पहले, कांग्रेस से पहले कोई ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल, हालांकि बहुत सारे कुछ ग्रुप्स तो ज़रूर बने होंगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज जो ढंग का कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप था जो सही मायने में एक्शन ले सकता था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद ही हुआ था। तो बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण था कि लोगों के अंदर देशभक्ति का सेंस जो है वो डेवलप करता है। फिर कांग्रेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दादा भाई नौरोजी, उनका नाम ही है दादा भाई नौरोजी, वाज वन ऑफ द अर्ली लीडर्स हु एक्सप्लेन्ड हाउ द ब्रिटिश वे आर ड्रेनिंग इंडियाज वेल्थ एंड स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट फीलिंग। दादा भाई नौरोजी ने शुरू में ही ये एक्सप्लेन किया। शुरुआती दिनों में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर रहे थे, जिन्होंने बहुत पहले ही इस चीज़ को समझ लिया था कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया का जो वेल्थ है उसको बाहर लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं पर वेस्ट कर रहा है, बाहर अपने देशों पे लेके जा रहा है और भारत के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। और फिर उनके सोच विचार की वजह से भी नेशनलिस्ट फीलिंग्स लोगों में डेवलप हुआ। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो सिपाही म्यूटिनी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये आपने उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। सिपाही म्यूटिनी जो था, तो वो था इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, जहाँ पे मंगल पांडे ने बहुत सारे सिपाही को लीड किया। उन्होंने कहीं ना कहीं पे ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया था। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और यही सब लोगों का जो कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन था, कहीं ना कहीं पे गुस्सा था, बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा। हालांकि 1857 तक तो कांग्रेस जैसे पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कि लोगों के अंदर जो गुस्सा था, यहाँ पे हम लोग मेनली बात करेंगे सिपॉय के बारे में, सिपॉय म्यूटिनी में, क्योंकि सिपॉय ने जो उनके अंदर एंगर था ब्रिटिशर्स के प्रति, तो इसका एक रूप देखने को मिलता है। उन्होंने कहीं ना कहीं पे अपने आप को एक्सप्रेस किया। उन्होंने पहली बार एक बगावत कर दिया। रिवॉल्ट का मतलब है उनके खिलाफ ही उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं ब्रिटिश रूल से। पीपल वांटेड टू ब्रिंग बैक मुगल एम्परर बहादुर शाह द सेकंड, जिनको बहादुर शाह जफ़र भी बोला जाता है। तो बहादुर शाह द सेकंड को वो लोग चाहते थे कि जो ब्रिटिश फ़ौज में भारतीय लोग काम करते थे, उनका मानना था कि मुग़ल का दिन जो था वही कम से कम ब्रिटिशर से बेहतर था। तो बहादुर शाह जफ़र जो थे, बहादुर शाह द सेकंड, वही आखिरी मुग़ल एम्परर बचे हुए थे। तो उनको ही हमको फिर से इंडिया का कहीं ना कहीं पर एम्परर, राजा बना देना है, जैसे पुराने ज़माने में होता था। अभी ब्रिटिशर्स का दिन ख़त्म हो गया ऐसे, इसीलिए उन लोगों का एक रिवॉल्ट था। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। आपको पता है कि
जो एनफील्ड राइफ़ल होता था उसमें एक कैट्रिज का इशू था कि माना जाता था जो गाय और सूअर का चमड़ा से वो बनता है, ये एक इमीडिएट रीज़न था सिपोई मीटिनी का, लेकिन इसको हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए आप सोच लो कि ये जो रिवॉल्ट था, हालांकि ये फेल हो गया था। जो भारतीय जो लोग जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे उन लोगों ने ये रिवॉल्ट चलाया था, लेकिन ये रिवॉल्ट फेल हो गया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसके वजह से इंडियंस लोग काफ़ी हद तक अवेयर हो गया, जागरूक हो गए और यूनाइटेड हो गए, जिसके वजह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पे एक नेशनल अवेकनिंग आया। वो लोग नींद से जगे, कहीं ना कहीं पे देश के लिए जो लड़ना है, सोचना है, ये भी लोगों के अंदर ये मानसिकता डेवलप किया। फिर आपको दिखेगा कि हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल इंडिया में कैसे स्टार्ट होता है ये भी हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। कि औरंगज़ेब जो था, वो याद रखना, वो आखिरी पावरफुल मुग़ल एम्परर था। तो औरंगज़ेब का डेथ हो जाता है 1707 में, तो उसके बाद मुग़ल एम्पायर जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसी का फ़ायदा उठाता है उस परिस्थिति का। और वो क्या करता है, दे स्टार्टेड एज ट्रेडर्स बट सून बिकेम पावरफुल रूलर्स। तो आप सबको पता है वो लोग बिजनेस के लिए आए थे, बतौर एक ट्रेडर बिजनेसमैन के रूप में आए थे, लेकिन आगे चलकर वो लोग रूलर बन जाते हैं। और बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही हिस्टोरिकल बैटल है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब हुआ करते थे उनके बीच में हुआ था। तो द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 वेयर दे डिफीटेड सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, तो उनको हराया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है। वहाँ का दीवानी राइट्स, जो टैक्स कलेक्शन करने का जो राइट्स है, उनके पास चला जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले किया था। तो जिसके चलते आप दिखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी जो था उसके बाद बंगाल ब्रिटिश के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में आ जाता है, और धीरे धीरे बहुत सारे और जगह को वो लोग एनेक्स करते जाएंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सब एक टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। कहीं ना कहीं पे वहाँ से ही ब्रिटिश जो पॉलिटिकल रूल है, ब्रिटिश का जो एक्चुअल रूल है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि बंगाल उनके हाथ में आता है। तो आगे चलकर और भी बहुत सारा जगह होगा, बैटल ऑफ बक्सर आपको दिखेगा, और भी बहुत सारे ऐसे ट्रीटी साइन होते हैं, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं धीरे धीरे ब्रिटिश रूल इंडिया में एक्सपांड करता रहता है। तो फाइनली हमने देखा कि कंक्लूशन वाला जो पार्ट में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें देखा। सबसे पहले हमने देखा था ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज ए रिजल्ट ऑफ, जो इंडिया का जो नेशनलिज्म का जो ग्रोथ हुआ था, ये किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश लोग एक्सप्लॉयट कर रहे थे और लंबे समय से रूल कर रहे थे। फिर आपको दिखेगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपोई मिटीनी जिसको हम बोलते हैं, इसके वजह से भी लोगों के अंदर देशभक्ति का सेंस डेवलप हुआ। फिर हमने वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में बात किया, वेस्टर्न एजुकेशन कैसे लोगों के अंदर देशभक्ति को डालने में मदद किया। फिर भारत में भी बहुत सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, ये भी एक तरह का बहुत ही हेल्पफुल था कि लोगों को कहीं ना कहीं सही दिशा मिला। फिर प्रिंटिंग प्रेस की वजह से आर्टिकल, न्यूज़पेपर कैसे लोगों तक पहुँचे। और अंत में हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए। फिर दादा भाई नारोजी के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। वो वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडर्स में से थे, कांग्रेस से ही वो बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से इंडियंस का जो संपत्ति है, जो रिसोर्सेज है, वो ब्रिटिशर्स लोग एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। ऑल दिस क्रिएटेड ए न्यू अवेयरनेस अमंग इंडियंस एंड हेल्प देम टू मूव टूवर्ड्स फ्रीडम। तो यही सब चीज़ें ओवरऑल इंडियन लोगों को मदद करता है, उनके अंदर अवेयरनेस डालता है, और फिर वो उनको हेल्प करता है कि वो लोग फ्रीडम के लिए लड़ें, उनके अंदर देशभक्ति का सेंस आता है। फिर अब जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस किया उसी को हम अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। अब उसी चीज़ को, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन जो है आपका सेक्शन 2.1 के अंदर देखो, सब सेक्शन आपको मिलेगा 2.1.1, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन का क्या प्रभाव रहा है। तो बिफोर द 19th सेंचुरी इंडियन एजुकेशन वाज आउटडेटेड एंड स्लो। 19th सेंचुरी से पहले का इंडियन एजुकेशन जो था वो काफ़ी पुराना तरीके का था और स्लो था। इसमें मॉडर्न टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपको कम दिखेगा। एक तरह का कहीं ना कहीं पे ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा था, लंबे समय का जो आउटडेटेड है, तो जो वर्तमान समय के लिए रेलिवेंट नहीं है, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम था 19th सेंचुरी से पहले इंडियन एजुकेशन में। तो काफ़ी आउटडेटेड था और काफ़ी स्लो था। जब क्रिश्चियन मिशनरीज जब आए और उनका जो एंड प्रोग्रेसिव इंडियंस वर्क टू इम्प्रूव एजुकेशन, बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज जो इंग्लैंड से या यूरोप से इंडिया में आए, उनका मेन मकसद तो था वैसे
रिलीजन को कहीं ना कहीं पे रिलीजन को प्रमोट करना था, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना था, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे प्रोग्रेसिव इंडियंस थे जो और क्रिश्चियन मिशनरी के साथ मिलकर वो लोग चाहते थे कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे इम्प्रूव करे। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर ओपनड इन बंगाल एंड अदर पार्ट्स। कई सारे जगह में आपको दिखेगा कि स्कूल या कॉलेज को बंगाल में और भारत के कुछ और भी हिस्से हैं जहाँ पे स्कूल और कॉलेज को खोला गया ताकि लोग पढ़ सकें। फिर आप चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये एक तरह का कानून है, ये समय समय पे वो लोग एक्ट लाते रहते हैं। तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में आपको दिखेगा, जो 1813 में एक कानून बनता है जिसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, वो अलाउ करता है कि ₹1 लाख टू बी स्पेंड एनुअली ऑन इंडियन एजुकेशन, कि भारत के जो एजुकेशन है, शिक्षा व्यवस्था है, उसके ऊपर साल में ₹1 लाख करके खर्च किया जाएगा। तो उस ज़माने में काफ़ी बड़ा अमाउंट था। इन 1835 लॉर्ड मैकोले, अब याद रखना 1835 में क्या होता है, लॉर्ड मैकोले जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन भी थे, इतिहासकार थे, इतिहासविद थे, जो इतिहास को खोजने की काम करते हैं, बहुत सारे पुराने चीज़ों को ढूंढने की काम करते हैं, वो हिस्टोरियन इतिहास लिखते हैं, इतिहास के बारे में रिसर्च करते हैं। तो लॉर्ड मैकोले जो थे, और साथ ही साथ वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर भी थे। गवर्नर जनरल का एक काउंसिल होता था, उनका एक ग्रुप होता था, उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे लॉर्ड मैकोले। तो 1835 में लॉर्ड मैकोले ने क्या किया, प्रोमोटेड वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन इन इंडिया। लॉर्ड मैकोले ने कहीं ना कहीं पर इंग्लिश एजुकेशन जो होता है या वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन जो होता है वो इंग्लिश में, वो इंडिया में उन्होंने प्रमोट किया। उन्होंने बोला भाई इनको इंग्लिश एजुकेशन देना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत होता है इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में। 1835 लॉर्ड मैकोले जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर थे, और गवर्नर जनरल आपको अगर पता हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में के टाइम में, ईस्ट इंडिया कंपनी जब माने इंडिया में रूल करता था, तो उस समय में सबसे जो बड़ा उनका जो बॉस होता था, उसको वो इंडिया के अंदर उसको गवर्नर जनरल बोला जाता। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, उसके बाद यही पोस्ट आगे चलकर वाइसरॉय बन जाता है। तो लॉर्ड मैकोले उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन इंग्लिश में इंडिया में प्रमोट किया था उन्होंने। हिज एम वॉज टू क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियंस लॉयल टू द ब्रिटिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प। इन लोगों को बस एक तरह से क्लर्क बनाना था, और ब्रिटिश जो इंडियन लोग हैं पढ़ लिख कर ब्रिटिश को ही मदद कर पाए उनके शासन व्यवस्था में। तो इसीलिए मेन उद्देश्य था कि इन लोगों को पढ़ाना था, ऐसा नहीं कि इंडियन लोगों को वो उनको डेवलप करना था। इन 1854 सर चार्ल्स वुड, ठीक है, चार्ल्स वुड जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, प्रेजेंटेड वुड्स डिस्पैच द फर्स्ट मेजर प्लान फॉर मॉडर्न एजुकेशन। इन्होंने, चार्ल्स वुड कौन थे पहले आप समझ लो, कि ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था शुरू शुरू में उसमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे। वो एक तरह का वॉचडॉग इंस्टीट्यूशन था, वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को चेक करता था, निगरानी करता था। तो उस बोर्ड के प्रेसिडेंट थे सर चार्ल्स वुड। वो इंग्लैंड में ही रहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ प्लान लिख कर भेजा था उस समय में भारत में, ताकि वो भारत के एजुकेशन को अगर इम्प्रूव करना है तो उन्होंने कुछ प्लान भेजा था। इसीलिए उसका नाम है वुड्स डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ पेपर वर्क करके उन्होंने इंडिया में डिस्पैच किया था, मतलब सेंड किया था। तो ये इसको माना जाता है कि जो चार्ल्स वुड का जो वुड्स डिस्पैच है, जो उनका कुछ प्लान था मॉडर्न एजुकेशन को लेकर, ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का फर्स्ट मेजर प्लान था। हालांकि मैकोले के बाद हमने किया, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको किस ढंग से चलाना है इंडिया में, इसका जो पूरा प्लान है, वो एक बड़ा लेवल में जो प्लान है वो सर चार्ल्स वुड उसको कहीं ना कहीं पर भेजते हैं। तो इसीलिए उसको बोला जाता है द फर्स्ट मेजर प्लान फॉर मॉडर्न एजुकेशन। अब सवाल बनता है कि उस प्लान में था क्या। चार्ल्स वुड खुद इंडिया में नहीं आए, उन्होंने बस डिस्पैच किया उस चीज़ को। तो उसमें उन्होंने सजेस्ट किया ए कंप्लीट स्ट्रक्चर फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी, एकदम प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल का उन्होंने पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर उसमें बताया कि वहाँ पे क्या क्या पढ़ा जाएगा। वर्निकुलर लैंग्वेजेस एट स्कूल लेवल, उन्होंने बोला था कि स्कूल लेवल में वर्निकुलर लैंग्वेज का भी होना ज़रूरी है। वर्निकुलर का मतलब क्या होता है, आपका जो मातृभाषा होता है। और फिर उन्होंने बोला था कि इंग्लिश एजुकेशन जो होगा, इंग्लिश में जो शिक्षा होगा वो यूनिवर्सिटी लेवल में होगा, क्योंकि शुरू शुरू में बच्चा तो अपने वर्निकुलर लैंग्वेज में ही पढ़ेगा ना, और फिर जब आगे चलकर यूनिवर्सिटी तक जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाएगा, उस लेवल में उनको इंग्लिश में पढ़ना है। स्कॉलरशिप की बात कही है फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो बुद्धिमान स्टूडेंट हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं पर स्कॉलरशिप मिलेगा। और ग्रांट इन एड टू प्राइवेट स्कूल, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अगर खुलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा ग्रांट इन एड, कुछ सहायता दिया जाएगा।
एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन एवरी प्रोविंस। उस समय में इंडिया प्रोविंस में डिवाइडेड था, आज की तरह स्टेट नहीं था, बड़े बड़े प्रोविंसेस होते थे, हर प्रोविंस में कहीं ना कहीं पे एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। दो द एम वॉज, उन्होंने ये सब सजेस्ट किया था, दो द एम वॉज कंट्रोल एजुकेशन, दो द एम वॉज कंट्रोल एजुकेशन हैंड अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स। हालांकि उन लोगों का मेन उद्देश्य कहीं आपको बेनिफिट पहुंचाना नहीं था, कि आपको कहीं ना कहीं पे कंट्रोल में रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, यही उनका मेन उद्देश्य था। लेकिन एजुकेशन जब लोगों ने हासिल किया तो उसका कुछ अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स भी था, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, उसका परिणाम कुछ ऐसा निकल के आया। एजुकेटेड इंडियंस लर्नड अबाउट लिबर्टी, उनको लिबर्टी जिसको हम लोग आज़ादी बोलते हैं, इक्वालिटी, समानता, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में धारणा मिल जाता है लोगों को। दे रेड थिंकर्स लाइक, बहुत बड़े बड़े यूरोपियन थिंकर्स थे जो जिन्होंने समाज को बदल करने के लिए बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ दिए हैं, जैसे कि रूसो हो गए, वोल्टेयर हो गए, जॉन लॉक हो गए, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, बेंथम, स्पेंसर, बर्क। तो ये सब बहुत सारे लोग थे जिन लोगों का आइडियाज़ को पहले ही यूरोप में लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी इंस्पायर किया। तो इन जो इंडियन के लोग थे उन्होंने भी उन ऐसे थिंकर्स की बातों को सुना, समझा, तो जिसके चलते उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पर देशभक्ति वाला सेंस आया। और इसके अलावा भी आप देखोगे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसमें उन्होंने काफ़ी सारे इवेंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन ने किस तरह से ब्रिटिशर से मुक्ति पाया, आज़ादी पाया। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे जहाँ पे लिबर्टी, इक्वलिटी की बात आती है। फिर आपको दिखेगा कि जर्मनी और इटली जो अलग अलग थे, आज के तरह मॉडर्न जर्मनी इटली की तरह नहीं थे कि एक साथ में थे, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड थे, उसको किस तरह से यूनाइट किया गया। तो इन लोगों के बारे में जब पढ़ा तो इससे भी उन लोगों के, इंडियन लोगों के अंदर देशभक्ति का सेंस आया। उनको लगा कि यूरोप में अगर लोग ऐसे कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में पढ़ा, जैसे कि गुइज़िपी मजीनी, गैरिबोल्डी, कैवर्ड, ये सब लोगों को ये सब देश प्रेमी लोग थे अपने देश के लिए। कोई इटली से था, कोई जर्मनी से था, तो कोई फ्रांस से था। तो ये सब जो लोग थे उन्होंने जो काम किया तो इंडियन यूथ्स को भी काफ़ी हद तक इंस्पायर किया इन लोगों ने। इंडियन लोग भी अब सोचने लगे कि नहीं, हमें भी अपने देश के लिए अभी आर पार की लड़ाई करनी पड़ेगी। इंडियन राइटर्स स्प्रेड दिस आइडिया, और इन लोगों का जो आइडियाज़ था ना, कुछ भारतीय राइटर्स थे जो जिन्होंने इन आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी हद तक मदद किया। जैसे कि आपको दिखेगा ईश्वर चंद्र गुप्ता पेट्रियोटिक पोइम्स, ईश्वर चंद्र गुप्ता थे, उन्होंने काफ़ी सारा देशभक्ति वाला कविता लिखा। बंकिम चंद्र का एक आनंद मठ है उपन्यास जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने वंदे मातरम वाला आपको पता है ना, आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम को। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ आनंद मठ है, तो उसमें वंदे मातरम गाना है जो लोगों को काफ़ी पसंद आया। फिर मोहम्मद इकबाल का एक गाना जो बहुत फेमस है, आपको पता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये सब नाम आप याद रखना कि सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो मोहम्मद इकबाल का सारे जहाँ से अच्छा, या बंकिम चंद्र का जो चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ जो वंदे मातरम है जो आनंद मठ से लिया गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पर पेट्रियोटिक फीलिंग डेवलप कराने में मददगार होता है। दीज वर्क्स इंस्पायर्ड नेशनलिज्म एंड फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इन लोगों का जो काम था ना, जिसके बारे में मैंने बताया कि इंडियन राइटर्स ने किस तरह से यूरोपियन नेशनलिस्ट का बारे में उन्होंने बताया, थिंकर्स के बारे में आइडियाज़ को स्प्रेड किया, तो जिसके वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म का भावना जगा और उनको फ्रीडम का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि ब्रिटिश रूल से क्यों हमें आज़ाद होना चाहिए। तो ये चीज़ वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर है। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो मैंने पहले भी थोड़ा हद तक डिस्कस किया है। तो ब्रिटिश ने इंडिया में रोड्स बनाए, रेलवेज़ बनाए, पोस्ट ऑफिस बनाया, टेलीग्राफ बनाए इन इंडिया में। तो उनका मेन कारण क्या था, ये सब बनाने का मतलब ये नहीं था कि वो चाहते थे कि भारतीय लोग आगे बढ़े, ऐसा नहीं था। वो लोग, उनका मेन काम था कि ये सब अगर हो तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में सुविधा होगा, हमारा ट्रूप मूवमेंट होगा, आर्मी को कभी एक जगह से दूसरे जगह भेजना है तो रेल रोड ये सब मदद करेगा। फिर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने में मदद होगा, जो कच्चा सामान होता है तो रेल के ज़रिए, रोड के ज़रिए एक जगह से दूसरे जगह पे भेज सकता है। और ब्रिटिश अपना जो मार्केट है उसको एक्सपांड कर सकता है, जो सामान को बेच भी सकता है अगर रेल रोड्स ये सब रहेगा तो। साथ ही साथ आपको दिखेगा कि 1839 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड बनता है जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। ट्रंक रोड का मतलब क्या होता है, जो मेजर सिटीज़ को जोड़ने वाला रोड होता है, बहुत बड़ा रोड होता है जो एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर को जोड़ता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक एक ट्रंक रोड बनाया जाता है। हालांकि शेरशाह सूरी के समय में भी ट्रंक रोड बना था, तो आगे चलकर आप दिखेगा कि ब्रिटिश के समय कलकत्ता और दिल्ली वाला जो ग्रैंड ट्रंक रोड था 1839 में, उसको काफ़ी हद तक बड़ा किया गया, उसको अच्छे से बनाया गया। और फिर
फिर आपको दिखेगा कि गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डालहौजी, जो 1848 से 56 तक रहते हैं। तो उसने क्या किया, ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, तो कलकत्ता से दिल्ली तक था, उसको पेशावर, जो आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ तक उसको बढ़ा दिया। तो ये रोड काफ़ी बड़ा हो गया। तो 1832 में रेलवे प्रपोजल लॉन्च। तो सबसे पहले इंडिया में प्रपोजल आया कि भाई 1832 में कि हम रेलवे लाइंस को बिछाएंगे। और साथ ही साथ आपको दिखेगा कि फर्स्ट रेलवे लाइन जो था वो महाराष्ट्र में आज के समय में बॉम्बे टू थाने पर बिछाया गया था। रेलवे लाइन वहाँ तक ही ट्रेन सबसे पहले चला, और उसका दूरी था करीबन 21 माइल्स, यानी कि 34 किलोमीटर्स जैसा होगा। फिर 1854 में आपको दिखेगा कि रेलवेज इन मद्रास, मद्रास में भी आपको रेलवे देखने को मिल जाता है, मद्रास प्रोविंस जो था। फिर असम में 1883 में असम में सबसे पहले रेल लाइन बिछाया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि असम में कहाँ से कहाँ तक था। तो वो था सदिया से लेकर डिब्रूगढ़ तक। सदिया वर्तमान में तिनसुकिया ज़िले में पड़ता है, और डिब्रूगढ़ जो जगह है, तो वो दोनों के बीच में एक रेल लाइन बिछाया गया। और मेनली ये रेल लाइन जो बिछाया गया था 1883 में, उसमें टी ट्रेड होता था, जो चाय का जो ट्रेड होता था ना, इसी रास्ते से मेनली हुआ करता था, तो इसके चलते बिछाया गया। तो 1883 में सदिया से डिब्रूगढ़ तक रेल लाइन लगाया गया। फिर बात करते हैं टेलीग्राफ की। टेलीग्राफ आपको पता है कि 1839 में, टेलीग्राफ का मतलब होता है जिस समय में मोबाइल, टेलीफोन या फिर इंटरनेट का सुविधा नहीं था, तो टेलीग्राफ से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह तक खबरें पहुंचाया करते थे। उससे पहले भी था शायद, कबूतर से लोग चिट्ठी भेजा करते थे, लेकिन टेलीग्राफ आने की वजह से कुछ इम्पोर्टेंट कोड होता है जो, और उसमें कई सारे इलेक्ट्रिक वायर जैसा लगा रहता है। तो एक जगह से ऑपरेटर को आप मैसेज लिख के दोगे फॉर्म भर के, तो वो क्या करेगा, आपका मैसेज को कोड लैंग्वेज में दूसरे जगह पे भेजेगा। तो दूसरे जगह पे जो रिसीवर होगा वो वहाँ पे उसको नोट करके फिर मैसेज को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके भेज देता। तो उस ज़माने का सबसे फास्टेस्ट जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो टेलीग्राफ ही था। आज के समय में हालांकि टेलीग्राफ पूरी तरह से इंडिया में बंद हो चुका है। तो 2013 तक ही लास्ट वो इंडिया तक चला था, हालांकि बहुत पहले से इसका इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गया था। तो 2013 तक आते आते टेलीग्राफ को ख़त्म कर दिया। आज के समय में टेलीग्राफ इंडिया में नहीं है। तो टेलीग्राफ जो लाइन है उसको सबसे पहले एक प्राइवेट फार्म द्वारा लगाया गया था, और वो कलकत्ता में एक 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें डायमंड हार्बर करके एक शहर है, तो वहाँ पे सबसे पहले लगाया गया था। याद रखना, कलकत्ता, आज के समय में उसको कोलकाता बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के समय में कलकत्ता बोला जाता था। तो कलकत्ता में एक डायमंड हार्बर करके एक जगह है, एक शहर है, जहाँ पे सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन बिछाया गया था। जैसे कि रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने में सबसे पहले चलाया गया, उसी तरह से टेलीग्राफ लाइन जो था वो डायमंड हार्बर कलकत्ता में सबसे पहले एक प्राइवेट फार्म द्वारा चलाया गया। और वही चीज़ जो पहले प्राइवेट हुआ करती थी टेलीग्राफ, उसको आगे चलकर आपको दिखेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में ले लेती है। 1851 आते आते करीबन 10-11 साल बाद आपको दिखेगा कि टेलीग्राफ को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। फिर 1854 में करीबन आपको दिखेगा 800 माइल कलकत्ता आगरा टेलीग्राफ लाइन बिल्ट होता है डालहौजी के अंडर, जो गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल डालहौजी के समय में वही कलकत्ता और आगरा वाला जो टेलीफोन, कलकत्ता में जो डायमंड हार्बर में जो टेलीग्राफ लाइन था वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया उसको, और वो टेलीग्राफ लाइन कहीं ना कहीं पे 800 माइल तक फैला दिया गया। कलकत्ता से आगरा तक वो लोग मैसेजेस भेज सकते हैं, उसमें डॉट डैश इस तरह का कुछ मैसेजेस भेजा जाता है, तो उसको आगे चलकर एक्सप्लेन किया जाता है। दीज सिस्टम्स हेल्प्ड कनेक्ट इंडियंस, शेयर आइडियाज़ एंड ग्रो नेशनलिज्म। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा इंडियन नेशनलिस्ट ने भी तो उठाया। इंडियन बहुत सारे लोगों का दूसरे के जगह के लोगों में रहने वाले लोगों के साथ कनेक्शन बना, उन्होंने अपने आइडियाज़ को, विचार को दूसरे तक फैलाया। तो ये साथ ही साथ हमारा नेशनलिज्म को ग्रो करने में भी मदद करता है। अब देखो यहाँ पे एक पार्ट दिया हुआ है, थिंक इट ओवर। आपको सोचना है उसके ऊपर कि 2 साइड्स ऑफ ब्रिटिश रूल। हालांकि ब्रिटिश रूल का 2 साइड है, ब्रिटिश रूल का 2 साइड है, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जो ऑब्वियस है। अब पॉजिटिव साइड क्या था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन काफ़ी ना काफ़ी हमको मदद ही किया नेशनलिज्म को प्रमोट करने में। और इंडिया एंड असम बिकेम बेटर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, और हमारा इंडिया हो गया या हमारा असम हो गया, वो दुनिया के साथ और अच्छे से जुड़ पाया। ठीक है ना, कम्युनिकेशन रहेगा तो आप एक दूसरे से के साथ जुड़ पाते हो ना, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम देखेंगे कि असम का कंट्रीब्यूशन और असम्स कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। इन द 19th सेंचुरी असम सो द राइज ऑफ टी, कोल एंड ऑयल इंडस्ट्री। असम का भी ग्रोथ होता है, असम में चाय का उत्पादन होता है, कोयला और ऑयल इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप कर जाता है। फिर उस समय में असम का जो कमिश्नर था, ब्रिटिश कमिश्नर जो असम के लिए
अपॉइंटेड था, एक तरह का बड़ा लेवल का ऑफिसर होता है कमिश्नर। तो मेजर जेनकिंस प्रमोटेड लोकल प्रोग्रेस, वो चाहता था, वो असम के ही कमिश्नर थे कुछ समय के लिए, तो वो चाहते थे कि असम का जो लोकल प्रोग्रेस हो, असम का कहीं ना कहीं पे उन्नति हो। स्टीम शिप्स रैन ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, कहीं ना कहीं उसी समय में आपको दिखेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्टीम शिप, जो पानी को गर्म करने के बाद जो भाप होता है ना, उस भाप से इंजन चलता है, प्रोपेलर चलता है, जो विंग्स होता है वो चलता है। तो उस तरह का जहाज़ भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर चलता था, जिसको हम लोग स्टीम शिप बोलते हैं। स्टीम समझते हो ना, जो भाप निकलता है कोई भी चीज़ हीटअप होने के बाद, तो उस भाप से चलने वाला जो शिप होता है उसको हम लोग स्टीम शिप बोलते हैं। तो स्टीम शिप उस समय में चलता था ब्रह्मपुत्र नदी पर। फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन इन गुवाहाटी एंड शिवसागर और गुवाहाटी में आपको दिखेगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं जेनकिंस के समय में। तो जेनकिंस के समय में स्टीमशिप के बारे में हमने देखा और इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में देखा, जो असम का लोकल प्रोग्रेस ऑफ कोर्स हो रहा था। जेनकिंस सपोर्टेड रिक्रूटिंग एसएमएस पीपल इनटू गवर्नमेंट जॉब, और जेनकिंस बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे कि असमीज लोग जो हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिले। और वो उनका जो डिपेंडेंस है बंगाली ऑफिशियल्स, क्योंकि बंगाली ऑफिशियल्स जो थे, जिनको आमलास भी बोला जाता है लोकल भाषा में, तो आमलास जो थे मतलब वो बंगाल के पढ़े लिखे लोग थे, वो मेनली बड़े बड़े कामों को संभालते थे। तो जेनकिन उस चीज़ के सपोर्ट में थे कि एसएमईज लोगों को खुद गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह मिले, ताकि उनका डिपेंडेंसी जो है वो बंगाली ऑफिशियल्स के ऊपर से कम हो। तो ये इसके चलते जेनकिन्स ने कहीं ना कहीं पे लोकल प्रोग्रेस पर ध्यान दिया। तो फाइनली हमने इस पार्ट में देखा कि वेस्टर्न एजुकेशन और जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है वो डेवलपमेंट का किस तरह से कारण बनता है, ब्रॉट इंडियंस इन टच विथ मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़। तो वेस्टर्न एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट के वजह से इंडियन लोगों को भी कहीं ना कहीं पे मॉडर्न जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है, जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, उसके बारे में उनको कहीं ना कहीं पर आइडिया मिलता है, उसके साथ वो संपर्क में आते हैं। दे हेल्प पीपल यूनाइट एंड ड्रीम ऑफ फ्रीडम, ये लोग अभी लोग सोचने लगते हैं कि हमें अपने लोगों को एक करना चाहिए और हमें सपना देखना चाहिए आज़ादी का। एजुकेटेड इंडियंस प्लेड ए की रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म, जो शिक्षित भारतीय थे उन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में, और लीडिंग टू द फ्रीडम स्ट्रगल। और इसके चलते आगे आगे चलकर आपको दिखेगा कई सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स भी इंडिया में होते हैं। फिर हम आते हैं कि सबसेक्शन 2.1.3 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो क्या था ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जो आपको दिखेगा कि 18th सेंचुरी में कई सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी वॉज फुल ऑफ सुपरस्टिशन। मैंने आपको बताया था कि 18th सेंचुरी में आपको दिखेगा कि भारतीय जो समाज था उसमें कई सारे गलत संस्कार, अंधविश्वास, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिवाद प्रथा जो होता है ना, कहीं ना कहीं पर जो भेदभाव होता है जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, और या फिर जो महिलाओं के अगेंस्ट में जो इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, ठीक है ना। बट विद द अराइवल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, लेकिन आपने देखा कि लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन के संपर्क में लोग आए, तो इंडियंस गॉट एक्सपोज टू न्यू आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी, लोगों को नया नया कुछ आइडियाज़ भी साथ साथ मिला वेस्टर्न एजुकेशन के वजह से, क्योंकि वो लोग उन सब चीज़ों में पहले से ही आगे थे, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, रैशनैलिटी। इक्वालिटी चाहिए, वो लोग डिमांड करने लगे, आज फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, या रैशनैलिटी, सोच विचार से हम लोग कोई डिसीजन लेंगे, इस तरह की बातें लोगों में आने लगी। दिस लेड टू द राइज ऑफ सेवरल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसके चलते आपको दिखेगा कि सोशियो रिलीजियस एरिया पर भी आपको लोग रिफॉर्म की मांग करने लगे। जो पुराने सामाजिक चिंता था, धार्मिक चिंताधारा था, तो उसमें भी लोगों ने कहीं ना कहीं पर कुछ बदलाव का डिमांड करना शुरू किया, टू इम्प्रूव सोसाइटी एंड रिमूव सोशल इविल्स, जो समाज में नुकसानदायक चीज़ें उसको हटाने के लिए या समाज को आगे ले जाने के लिए। दीज मूवमेंट्स वेयर लेड बाय एजुकेटेड इंडियंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत के अलग अलग जगह में आपको दिखेगा कि शिक्षित लोगों ने ये सब सोशल रिलीजियस मूवमेंट को लीड किया है। सबसे पहले एक बहुत ही बड़े एक इंसान के बारे में हम बात करेंगे, जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, वो वेस्ट बंगाल से थे, पश्चिम बंगाल से थे। राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था 1772 में और उनका डेथ होता है 1833 में। उनका जन्म हुआ था बर्दवान डिस्ट्रिक्ट, जो प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, आधुनिक भारत के एक तरह का जनक के हिसाब से, पिता के हिसाब से देखा जाता है राजा राम मोहन रॉय को, क्योंकि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ही बोल्ड हो गए उस समय में, बहुत ही नया विचारधारा कहीं ना कहीं भारत में लेकर आए, और वो भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन से इंस्पायर्ड थे।
ही वॉज द फर्स्ट इंडियन रिफॉर्मर टू फाइट अगेंस्ट आइडल वर्शिप, वो मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। फिर आप देखोगे कि उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं भारत में सती प्रथा का जो सती सिस्टम था, जो पति मरने के बाद पत्नी को भी ज़बरदस्ती उसके साथ चिता में लिटा दिया जाता था, जला दिया जाता था, तो उस सिस्टम को, ऐसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है राजा राम मोहन रॉय का। फिर चाइल्ड मैरिज, उस समय में समाज में बच्चों का बहुत कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। फिर पर्दा सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था, इसके खिलाफ उन्होंने पहले आवाज़ उठाई। वो एक तरह का सोशल रिफॉर्मर है, समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए वो जाने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। 1815 में, इन 1815, उन्होंने एक आत्मीय सभा करके एक सभा का गठन किया कैलकाटा में 1815 में। तो याद रखना ये डेट इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा कब बना था और कहाँ बना था? 1815 में बना था, वो कैलकाटा में बना था। और 1828 में उन्होंने कहीं ना कहीं ब्राह्मो समाज का भी प्रतिष्ठा किया। ही फाउंडेड द ब्राह्मो सभा। ब्राह्मो सभा आगे चलकर आपको दिखेगा कि वो ब्राह्मण समाज बन जाता है। तो ब्राह्मण समाज का पहला नाम था ब्राह्मो समाज, जो सभा जो 1828 में बनता है, और आगे चलकर वो ब्राह्मो समाज बन जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे रिलीजियस ग्रंथ है जैसे कि उपनिषद है, ही ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू बंगाली। आपको पता है वो मेनली संस्कृत में लिखा है, तो उसको बंगाली में उन्होंने ट्रांसलेट किया। और उन्होंने बताया कि उपनिषद से बहुत सारी बातों को उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया। शोड दैट एंशियंट हिंदू टेक्स्ट प्रोमोटेड बिलीफ इन वन गॉड। उन्होंने बताया, दिखाया कि जो हमारे जो हिंदू टेक्स्ट है, पुराने जो हिंदू ग्रंथ है, वो मोनोथेइज्म को प्रमोट करता है। मतलब हम लोग एक ही ईश्वर को मानने वाले हैं, ऐसे नहीं कि अलग अलग भगवान को हम लोग मानते हैं। तो उन्होंने ये सब चीज़ें दिखाया। उपनिषद का जो टेक्स्ट है उसको कहीं ना कहीं बंगाली में ट्रांसलेट करके उन्होंने बताने की कोशिश किया कि हमारे जो पुराने ग्रंथ है वो बताता है कि हमारा जो गॉड है वो एक ही है, मोनोथेइज्म, वर्शिप ऑफ वन गॉड। He opposed Christian missionaries who attacked Hinduism in newspapers like उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ के को भी कहीं ना कहीं पर अटैक किया। उनके बारे में भी लिखा कि वो लोग किस तरह से क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे। कुछ न्यूज़पेपर जैसे कि दिग्दर्शन हो गया, समाचार दर्पण हो गया, ये सब श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल से निकलता था। तो उस न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी कहीं ना कहीं एक्सपोज किया। उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। ही रोट पैम्फलेट्स, छोटे छोटे जो पैम्फलेट्स होता है ना, वो भी बहुत सारे वो लिखते थे। डिफेंडिंग हिंदुइज्म एंड एक्सपोजिंग इट्स लेटर करप्शन। वो हिंदुइज्म को रक्षा करने की बात करते थे, लेकिन हिंदुइज्म में जो बुरे चीज़ें वो बताते थे कि कैसे शुरू में वो सब हिंदुइज्म का पार्ट नहीं रहा है, आगे चलकर कुछ बुराइयाँ जो करप्शन होती है वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के साथ ऐड हो जाता है। तो उसके बारे में भी उन्होंने पैम्फलेट बना के लोगों तक पहुँचाते थे। His efforts led to the abolition of सती in 1829। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि उन्हीं के एफर्ट के वजह से आपको दिखेगा कि सती अबोलिश होता है। उन्होंने उनके खुद के जो भाभी थे उनके साथ भी ये सब चीज़ें हुआ था। तो वो उन्होंने लंबे समय तक सती के खिलाफ, सती को हटाने के लिए लड़ाई लड़ी कानूनी रूप से। और उस समय में भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने भी उनको काफ़ी हद तक मदद किया ये सब चीज़ें करने में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के मदद से राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को कहीं ना कहीं पे एबोलिश किया, उसको ख़त्म कर दिया 1829 में। ठीक है। फिर ही ऑल्सो, उन्होंने क्या किया, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे कि वीडियो रीमैरिज, कोई विधवा हो गया तो उसका दोबारा से शादी करवा दो, या इंटरकास्ट मैरिज, अलग अलग जातियों के बीच में शादी करवाना, इन सब चीज़ों को वो सपोर्ट करते थे। उस ज़माने के हिसाब से अगर आप सोचते हो को बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एनकरेज किया वीमेन एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स को, कि वीमेन एजुकेशन होना चाहिए और लोगों का अपना प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होना चाहिए, उनका भी कुछ जो संपत्ति होता है उसमें भी महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज का भी स्थापना किया। वो और डेविड हेयर 1807 में हिंदू कॉलेज जो था उसका स्थापना किया, जो आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज बन जाता है इन 1835। वो इंग्लैंड में भी जाते हैं राजा राम मोहन राय इन 1831 टू प्रेजेंट इंडियन डिमांड्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जैसे कि इंडिया में होता है ना, पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन में वो लोग गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं पे इंडियन डिमांड्स को वहाँ पर रखा। इंग्लैंड में 1831 में गए और वहाँ पे इंडियन लोगों का जो डिमांड था उन्होंने उसको रखा हाउस ऑफ कॉमन्स में। इंस्पायर्ड अदर्स लाइक, उनकी वजह से बहुत सारे और लोगों को इंस्पिरेशन मिला, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर, बंगाल के जाने माने हस्ती हैं। उसके बाद हेनरी डेरोजियो। अब डेरोजियो नाम से आप मत समझना कि वो कोई ब्रिटिशर है, वो हालांकि उनके जो पूर्वज थे वो पोर्तुगीज़ थे, पोर्तुगल से आए थे।
तो उन्हीं के वंशज है, वो एंग्लो इंडियन है। एक्चुअली एंग्लो इंडियन क्या होता है कि जो इंडियन और जो यूरोपियन मिक्स होता है उसको यूरेशियन या फिर एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो हेनरी डेरोजियो जो थे, उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट नाम का एक मूवमेंट चलाया था हिंदू कॉलेज में, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बनता है। वहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं पे रैशनैलिटी, नेशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म की बात उठाई। उनका एक मूवमेंट चलता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर वो मूवमेंट चलाते थे। तो वहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं पे सोच विचार में लॉजिक होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए और सामाजिक रिफॉर्म की जो बातें होती है उसके लिए भी उन्होंने बात उठाया था। हेनरी डिरोजियो जो थे, तो उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को फॉर्म किया था। और वो बहुत ही जाने माने, बंगाल रेनेसा में उनका भी बहुत नाम आता है कि बंगाल में जो रिवाइवल हुआ था, न्यू थॉट्स का जनरेट हुआ था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो भी रहे हैं हेनरी डिरोजियो। जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, उसके बाद अगर किसी व्यक्ति का इतना इम्पोर्टेंट नाम लिया जाता है तो हेनरी डिरोजियो ही है। फिर हम देखेंगे कि आर्य समाज के बारे में हम बात करेंगे। आर्य समाज का जो फाउंडर थे उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, और पंजाब में वो चीज़ बना था, वो सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था आर्य समाज का। तो फाउंडेड इन 1875 इन पंजाब। 1875 में पंजाब में इसको बनाया गया बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, और वो बहुत बड़े एक संस्कृत के ज्ञानी इंसान थे, एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। उनका इस समाज का ये जो समाज था इसका मेन बिलीफ क्या था, वन गॉड, एक ही भगवान होते हैं। और उन्होंने मूर्ति पूजा को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और सिंपल रीति रिवाज में विश्वास था उनका, कि रीति रिवाज जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। सिंपल पूजा पाठ का जो नियम नीति होगा वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। उन्होंने चाइल्ड मैरिज का भी विरोध किया कि बच्चों का कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वो बोले कि भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्ट के हिसाब से, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, दलित हो गया, शूद्र हो गया, तो इसके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और फिर पॉलीगमी, एक इंसान जो कई सारे विवाह कर सकता है, शादी कर सकता है, उसके खिलाफ भी वो बात करते थे। सपोर्टेड विडो रीमेरिएज, वो कहीं ना कहीं पर विधवाओं का दोबारा से जो शादी करना है उसको भी सपोर्ट करते थे। फिर महिलाओं का एजुकेशन, इक्वालिटी, उन सब को भी वो सपोर्ट करते थे। उन्होंने सी वॉयज को, समुंदर में जो यात्रा है उसको भी प्रमोट किया। उस ज़माने में समुंदर में यात्रा करने को अच्छे नज़र से समाज नहीं देखता था, क्योंकि लोगों को लगता कि समाज में दूसरे जगह में कोई जा रहा है तो किसके साथ मिल रहा है, क्या खा रहा है। तो इसके चलते से बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते थे। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया कि चलो समंदर में आप वॉयज कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। फिर उन्होंने सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास होता है, कुसंस्कार होता है, उसको कहीं ना कहीं डिस्करेज किया, उसको एकदम प्रोत्साहन नहीं दिया। उनका फेमस एक स्लोगन था, एक नारा था, वो बोलते थे गो बैक टू द वेदास, वेदा में वापस जाओ। उनका मानना था कि जो वेद होता है हमारा, जो वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदू नॉलेज है। हिंदू का जो एक्चुअल नॉलेज है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वेदा में मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चलकर ऐड हो गई है, लेकिन रियल नॉलेज तो हमें कहाँ से मिलेगा, वेदा से ही मिलेगा। फिर उन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी स्टार्ट किया। शुद्धि समझते हो ना, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, टू ब्रिंग बैक कन्वर्टेड नॉन हिंदूज टू हिंदुइज़्म। बहुत सारे हिंदूज थे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, बदल चुके थे, उनको प्यूरिफाई करके कहीं ना कहीं शुद्धि करके दोबारा से हिंदू में कैसे लाया जाए, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी हद तक मूवमेंट चलाया, जिसका नाम है शुद्धि मूवमेंट, ताकि नॉन हिंदूज़ को हिंदू में लाया जा सके। आर्य समाज ब्रांचेस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड एनकरेज नेशनल यूनिटी एंड प्राइड। आर्य समाज का जो ब्रांच है वो भारत के अलग अलग जगह पे स्प्रेड है, और वो आज भी एनकरेज करता है। उस समय में उसने काफ़ी हद तक एनकरेज किया था नेशनल यूनिटी और प्राइड को, देशभक्ति को, लोगों के अंदर देश के लिए गर्व महसूस करवाना, या फिर नेशनल यूनिटी जो होता है, लोगों को आपस में जोड़ना। फिर हम और एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जस्टिस राणा दे, जो महाराष्ट्र से। तो उन्होंने प्रार्थना समाज का निर्माण किया, स्टार्टेड बाय केशव चंद्र सेन इन महाराष्ट्र। हालांकि प्रार्थना समाज को स्टार्ट किया था केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र में इन 1869। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये कौन सा ईयर है वो इंपॉर्टेंट है। 1869 में प्रार्थना समाज को बनाया गया बाय केशव चंद्र सेन। और वो जो समाज था वो भी ब्राह्मो समाज, जो राजा राम मोहन रॉय का था, उससे इंस्पायर्ड था। उसमें जो मेन रिफॉर्मर थे, हालांकि स्टार्ट किया था केशव चंद्र सेन ने, लेकिन उसमें जो मेन व्यक्ति थे उनका नाम था जस्टिस महादेव गोविंद रानादे। ठीक है, जस्टिस महादेव गोविंद रानादे उनका नाम था, जो मेन रिफॉर्मर थे इस प्रार्थना समाज में, जिन्होंने एक्चुअली उस समाज को, इस संस्था को आगे ले जाने के लिए बहुत काम किया, लोगों के लिए बहुत काम किया। और उन्होंने भी अपना जो इंस्पिरेशन था
फ्रॉम भक्ति सेंट्स, बहुत सारे भारत में बड़े बड़े भक्ति सेंट्स रहे हैं, जैसे कि नामदेव, तुकाराम, रामदास, ऐसे जो भक्ति सेंट्स हैं जो भक्ति में लीन रहते थे, भक्ति आंदोलन में भी जिनका योगदान रहा है, तो उन लोगों से उन्होंने कहीं ना कहीं पर प्रेरणा लिया, इंस्पिरेशन लिया, भक्ति सेंट्स जैसे नामदेव, तुकाराम, रामदास। तो प्रार्थना समाज का मेन क्या एफर्ट था, क्या उनका गोल क्या था? फाउंडेड द विडो रीमेरिज एसोसिएशन। प्रार्थना समाज ने क्या किया था? विडो रीमेरिज एसोसिएशन बनाया था ताकि विधवाओं को पुनर्विवाह कराया जा सके, जिसके तहत हेल्प विडोज टू रीमेरी। उस समय में विधवाओं का दोबारा शादी करना समाज में बहुत ही गलत माना जाता था, लेकिन उन्होंने हेल्प किया। उस ज़माने में कम उम्र में शादी हो जाता था तो वो लोग विधवा होने का चांसेस भी बहुत रहता था, तो लड़की का जीवन फिर से बस जाए उसके लिए उन्होंने बहुत सारे विडोज़ को दोबारा से रीमेरी करने में और गिव देम वर्क थ्रू कॉटेज इंडस्ट्री, बहुत सारे महिलाओं को दोबारा शादी करने में भी हेल्प किया और बहुत सारे को काम भी उन्होंने दिया। छोटा छोटा जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है, कॉटेज इंडस्ट्री आप समझते हो ना, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जिसमें जैसे कि बैम्बो बास्केट बनाना या हैंडलूम से कपड़ा बनाना, ये सब चीज़ें जो छोटे छोटे काम होते हैं जिसके लिए बहुत बड़े बड़े मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो कॉटेज इंडस्ट्री जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होता है उसके लिए भी महिलाओं को वहाँ पर काम पर लगाया। फॉर्म द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नाम से भी एक एजुकेशन सोसाइटी बनाया जिसमें प्रोमोटेड एजुकेशन अमंग ऑर्फेंस। उन्होंने उस सोसाइटी का काम किया था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का, कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके अंदर पढ़ाई लिखाई डेवलप करे। नाइट स्कूल फॉर द पुअर, बहुत सारे बच्चों के लिए, या फिर ऑर्फेनेजेस जो होते हैं, जो अनाथालय होता है वहाँ पर नाइट स्कूल चले, ये सब का व्यवस्था उन्होंने करवाया था ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से। दिस एफर्ट्स, ये सब जो चेष्टा था, हेल्प स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज़ इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में आपको दिखेगा कि ये सब नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करने में काफ़ी हद तक मददगार हुआ। फिर हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है रामकृष्ण मिशन, जिनको स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, जो वेस्ट बंगाल में थे। तो स्वामी विवेकानंद का नाम हम सब ने ही ज़रूर सुना होगा, और उनके जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, बहुत ही बड़े सेंट थे बंगाल के, और पूरा दुनिया में उनका कहीं ना कहीं परिचय आपको देखने को मिलेगा। उनका जो टीचिंग्स है आज भी लोगों को काफ़ी हद तक इंस्पायर करता है। तो रामकृष्ण मिशन जो था वो रामकृष्ण परमहंस जी का दिया हुआ जो शिक्षा था उसके ऊपर आधारित था, और वो एक सेंट थे, एक बहुत बड़े साधु थे बंगाल के। तो इसको, ये जो रामकृष्ण मिशन है उसको किसने फाउंड किया था? उसको बनाने वाले थे इसको, उसके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस जी के ही एक डिसाइपल थे, जिनके शिष्य थे। 1897 में उसको बनाया गया रामकृष्ण मिशन को, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा। और स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो 1863 में हुआ था, और उनका डेथ होता है 1902 में। ओरिजिनली नरेंद्रनाथ दत्त, याद रखना स्वामी विवेकानंद का जो असली नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था, और वो जब उनको सेंटहुड मिलता है कहीं ना कहीं पर, वो साधु बनते हैं, तो उनका नाम हो जाता है स्वामी विवेकानंद। और वो खुद भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, जो वेस्ट बंगाल में पढ़ता है, तो वहाँ पे वो खुद भी एक स्टूडेंट रहे हैं। तो रामकृष्ण मिशन जो है उनका क्या उद्देश्य क्या है? ये जो संस्था है रामकृष्ण मिशन, ये प्रमोट करता है स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। लोगों के अंदर आध्यात्मिक जो विकास होता है वो हो, लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास आए, लोगों के अंदर देश के लिए भक्ति आए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पर रामकृष्ण मिशन ने काफ़ी हद तक प्रमोट किया। यूनाइट इंडियाज अंडर ए कॉमन कल्चरल एंड स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, वो समझाता था कि इंडिया का जो कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी वो कॉमन ही है, वो हम लोग एक ही हैं, तो हम लोग सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक बार शिकागो में, अमेरिका का एक जगह है शिकागो में, वहाँ पे 1893 में वहाँ पे एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था, जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग आके मिले थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक ज़बरदस्त भाषण दिया था। वो भाषण स्वामी विवेकानंद को कहीं ना कहीं वर्ल्ड फेमस बना देता है। उस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो शिकागो में हुआ था, तो इसको शिकागो स्पीच के नाम से जानते हैं, 1893 में हुआ था। वहाँ पे उन्होंने हिंदू धर्म को एक तरह का यूनिवर्सल रिलीजन बताया कि वो पूरा विश्व का एक पूरा वर्ल्ड के लिए वो एक यूनिवर्सल रिलीजन है, सबका एक बहुत बड़ा रिलीजन है। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्पीच से समझाया कि हिंदुज़म क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों वो यूनिवर्सल है। और फिर साथ ही साथ आप दिखेगा कि इसके वजह से बहुत सारे इंडियंस और फॉरेनर्स भी उनके बातों से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड हुए। हिज टीचिंग्स हेल्प प्रिपेयर इंडिया टू रेजिस्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, उनके जो शिक्षा है इसके वजह से भारतीय लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा जगा कि वो ब्रिटिश
इम्पीरियलिज्म जो है, उनका जो कॉलोनी भारत में है, वो लोग हमारे ऊपर जो अवैध रूप से शासन कर रहे थे, उसके खिलाफ लोग खड़े हो जाए, उसका जो कॉन्फिडेंस है और अपने अपने खुद की संस्कृति में जो हमारा विश्वास है वो और मजबूत हो जाए, तो ये सीख हमको विवेकानंद जी के शिक्षा से मिलता है। तो रामकृष्ण मिशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संस्था है, जो उस ज़माने में लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने में भी बहुत हद तक उसने रोल प्ले किया है। फिर हम आगे चलकर बात करेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में, जो एनी बेसेंट जी वो खुद ब्रिटेन की थी, लेकिन उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का निर्माण किया। तमिलनाडु में दिखेगा कि वो बहुत एक्टिव रही है, उत्तर प्रदेश में। फिर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन न्यूयॉर्क इन 1875, ठीक है। ये एक थियोसोफिकल सोसाइटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टार्ट किया गया था न्यूयॉर्क में, यूएसए में 1875 में। वो वापस इंडिया में केम टू इंडिया इन 1885। वो इंडिया में वापस आती है 1885 में। ये थियोसोफिकल सोसाइटी जो चलता था, तो ये इंडिया में वापस आती है 1885 में, और उसका जो हेडक्वार्टर है उसको बनाया गया अदेयर। अदेयर जो है वो मद्रास में है। आज के समय में मद्रास को हम चेन्नई बोलते हैं, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो वहाँ पे अदेयर में उसका हेडक्वार्टर है, जो थियोसोफिकल सोसाइटी है। द मूवमेंट बिकेम पॉपुलर इन इंडिया ड्यू टू एनी बसंत। और इंडिया में एनी बसंत जी के वजह से, एक आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की एक औरत थी, तो उनकी वजह से ये काफ़ी हद तक ये मूवमेंट इंडिया में काफ़ी हद तक पॉपुलर हो जाता है। तो फिर हम देखेंगे कि वो सेटल हो जाती है इंडिया में 1893 में। और एनी बेसेंट जी ने क्या क्या प्रमोट किया था, आपको दिखेगा कि प्राइड इन इंडियाज़ पास्ट कल्चर। वो बताती थी कि हमें अपने जो पुराने जो संस्कृति रहा है, धर्म रहा है, हमारे जो दर्शन रहा है, उसके ऊपर हमें गर्व करना चाहिए, हमारी फिलोसफी हो, रिलीजन हो, कल्चर हो। फिर वो रिवाइविंग एंशियंट इंडियन वैल्यूज़ टू रिमूव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग इंडियन लोगों के अंदर जो कहीं ना कहीं पे एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को नीच सोचना, हीन सोचना कि हम दूसरे से पीछे हैं, ये वाला भावनाओं से हमें मुक्ति मिले। इसकी वजह से उन्होंने एंशियंट पुराने जो इंडियन टेक्स्ट होता है, धार्मिक किताबें होता है, उसका जो वैल्यूज़ है लोगों को समझाने में काफ़ी हद तक उन्होंने मदद किया। फिर उन्होंने शी फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल इन बनारस। बनारस में वो एक सेंट्रल हिंदू स्कूल को भी की स्थापना करते हैं 1898 में। वो जो आगे चलकर आपको दिखेगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन जाता है 1916 में। फिर उनका कुछ पॉलिटिकल रोल भी रहा है, राजनीतिक रूप से भी वो काफ़ी एक्टिव थी। उन्होंने होम रूल लीग बनाया, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है होम रूल लीग, 1916 में बनाया। तो उसका मेन ही डिमांड था कि सेल्फ रूल, कि हमको अपने से रूल करने का मौका मिले। बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली महिला कोई प्रेसिडेंट अगर उसका बनी थी, वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। एक विदेशी महिला होने के बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं पे भारत के नेशनलिज्म के ग्रोथ के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया। फिर हम बात करेंगे कि अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में। सर सैयद अहमद खान जो उत्तर प्रदेश से थे, उनका भी कुछ योगदान उस मूवमेंट में रहा है। द मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, ये एक तरह का अलीगढ़ मूवमेंट जो था वो मुसलमानों के समाज में कुछ हद तक रिफॉर्म लाने के लिए था, जिसको शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने। उनका जन्म हुआ था 1817 में और 1819 में उनका डेथ होता है। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो था उसका मेन फोकस क्या था, आप समझो। मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स टू इम्प्रूव देयर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। मुस्लिम लोग सामाजिक रूप से, जो राजनीतिक रूप से काफ़ी हद तक पिछड़े हुए थे उस समय में, तो उसमें कहीं ना कहीं पर इम्प्रूवमेंट आए। इसके चलते आपको दिखेगा कि सर सैयद अहमद खान जो खुद एक शिक्षित इंसान थे, तो उन्होंने मुस्लिम जो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन है उसमें बदलाव लाने की उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया। और वो उत्तर प्रदेश के थे। उस मूवमेंट में क्या हुआ देखो कि स्टार्टेड एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन गाज़ीपुर। उस मूवमेंट के तहत एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है गाज़ीपुर में, जो गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इन 1864। फिर वो एक ही फॉर्म द साइंटिफिक सोसाइटी इन अलीगढ़। एक साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाते हैं वो अलीगढ़ में 1865 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क ज़रूर करना आप लोग। फॉर्म द साइंटिफिक सोसाइटी इन अलीगढ़ इन 1865। ट्रांसलेटेड वेस्टर्न बुक्स इनटू उर्दू। उन्होंने कई सारे वेस्टर्न बुक्स है, जो यूरोपियन बुक्स है, उसको उर्दू भाषा में उन्होंने ट्रांसलेट भी किया है, ताकि बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो उर्दू पढ़ते हैं तो वो लोग इसको समझ पाए। फिर उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़, उसका भी स्थापना किया 1875 में।
जहाँ पे वेस्टर्न लिटरेचर, साइंस, कल्चर ये सब पढ़ाया जाता था। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल इन गाज़ीपुर, ये सब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया। द कॉलेज रेस्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग मुस्लिम्स एंड एनकरेज मॉडर्न थिंकिंग। ये जो कॉलेज था, जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था अलीगढ़ में, उसने कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल, मुस्लिम के अंदर कहीं ना कहीं पे राजनीतिक अवेयरनेस क्रिएट किया और उनको मॉडर्न थिंकिंग के लिए प्रेरित किया। फिर आगे चलकर आपको दिखेगा यही जो कॉलेज है जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़, वही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है 1920 में। एक मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग है वो, भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में आता है और वहाँ पे बहुत एक मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग भी है वो। तो हमने देखा ये सब रिलीजियस कुछ मूवमेंट चला है जिसके चलते ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में काफ़ी मदद मिला। फिर हम देखेंगे कि एक सब सेक्शन है 2.1.4, रोल ऑफ प्रेस। प्रेस का क्या रोल रहा है। तो बिगिनिंग ऑफ प्रेस इन इंडिया, इंडिया में प्रेस कैसे स्टार्ट होता है, जैसे कि कोई चीज़ जो प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे कुछ छापा जाता है मशीन के मदद से। द यूरोपियंस ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया, तो यूरोपियंस ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाए वो लोग। द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज द बंगाल गैजेट, स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी इन 1780 इन कोलकाता। याद रखना, ये प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से ही बंगाल में सबसे पहला न्यूज़पेपर इंडिया में, इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर छपा। तो इंडिया का जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश भाषा में था जिसका नाम था बंगाल गैजेट, और उसको स्टार्ट किसने किया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में। कोलकाता में ये स्टार्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है 1780 में, क्योंकि वो फर्स्ट न्यूज़पेपर है जो इंडिया में छपा था। अर्ली न्यूज़पेपर्स वेर इन इंग्लिश वेर एंड मैन फॉर द यूरोपियंस इन इंडिया। शुरू शुरू में जितने भी न्यूज़पेपर होते थे वो इंग्लिश में ही होते थे और ज़्यादातर वो यूरोपियंस लोगों के लिए ही होता था। दिस न्यूज़पेपर डिड नॉट टॉक अबाउट इंडियन पीपल्स प्रॉब्लम्स। हालांकि शुरू शुरू में जो न्यूज़पेपर थे ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो ज़्यादातर यूरोपियन इश्यूज़ को लेकर ही बात करता था, वो इंडियन प्रॉब्लम्स को लेकर नहीं उठाता था बात को। ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, आगे चलकर आपको दिखेगा कि भारतीय भाषाओं में भी न्यूज़पेपर जो होता है, जो पत्रिकाएं होती है, तो वो सब डेवलप करना शुरू कर जाता है। एजुकेटेड इंडियंस स्लोली अंडरस्टूड दैट द प्रेस वाज ए पावरफुल वे टू कनेक्ट विथ पीपल। जो शिक्षित भारतीय लोग थे उनको समझ में आ गया ये प्रेस बहुत ही एक पावरफुल तरीका है जिसके वजह से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। न्यूज़पेपर के ज़रिए कहीं ना कहीं पे प्रेस में तो न्यूज़पेपर छपेगा, तो न्यूज़पेपर में लिखने की वजह से बहुत बड़े बड़े लोगों तक, दूर दूर के लोगों तक हम अपने आइडियाज़ को पहुंचा सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 1850 के बाद वाला जो टाइम होता है, मेनी वर्निकुलर और रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर स्टार्टेड। जो अपनी भाषाओं में, जो लोकल भाषाओं में छपने वाला या जो रीजन का लैंग्वेज को यूज़ करने वाला न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है, जिससे लोगों को समझने में बहुत आसानी होती है। दीज न्यूज़ पेपर स्पोक अबाउट इंडियन पीपल सफरिंग्स एंड क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर आपको दिखेगा जो 19th सेंचुरी के मिडिल में या उसके बाद से स्टार्ट होता है, वो भारतीय भाषाओं में था कई सारे, और जिसके वजह से वहाँ पे वो लोग भारत के लोगों के तकलीफ़ के बारे में और ब्रिटिश रूल को वो कहीं ना कहीं पे क्रिटिसाइज़ करते थे, उसके खिलाफ बोलते थे, उनका जो शासन में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में वो बात करते थे इन सब न्यूज़पेपर के ज़रिए, जिसके वजह से बिकॉज ऑफ दीज न्यूज़पेपर नेशनलिज्म स्प्रेड टू कॉमन पीपल। तो इन्हीं न्यूज़पेपर के बदौलत आपको दिखेगा कि नेशनलिज्म का जो सेंस है वो साधारण लोगों में कहीं ना कहीं पे स्प्रेड होता है, और बस खाली वो एजुकेटेड लोगों तक सीमित नहीं था, वो बहुत सारे कॉमन लोग थे जिन तक वो सब नेशनलिज्म का आइडिया को पहुंचाया जा सकता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स रिएक्शन, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसकी वजह से क्या रिएक्ट किया, जो न्यूज़पेपर अपनी भाषाओं में छपने लगा, उनका बुराई करने लगे, भारतीय लोगों को उत्साहित कर रहा था। तो ब्रिटिश ने देखा कि ये जो प्रेस है वो एक तरह से इंडियन रेनेसा और नेशनलिज्म को हेल्प ही कर रहा था। इंडियन लोगों के में नई तरह का सोच, जिसको रेनेसा बोलते हैं, वो आ रहा है और नेशनलिज्म आ रहा है, तो ये उनको कहीं कहीं ना कहीं पे उनके खिलाफ हो रहा था। तो वो चाहते थे कि उसको कंट्रोल किया जाए, ये जो प्रेस है उसको कहीं ना कहीं वो लोग कंट्रोल करना चाहते थे। तो लॉर्ड वेल्सली उस समय के गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक, उसने सेंसरशिप एक्ट 1799 में एक नया कानून लागू किया जिसको बोलते हैं सेंसरशिप एक्ट इन 1799 टू कंट्रोल न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो लोग भारतीय भाषाओं में जो चलने वाले न्यूज़पेपर है उसमें उनके खिलाफ कुछ ना बोला जाए, उसके लिए सेंसरशिप एक्ट लाया जिसमें वो लोग चेक करेगा कि उसमें कुछ हमारे अगेंस्ट तो नहीं लिखा जा रहा है। तो इस तरह का एक नया कानून उन लोगों ने पास किया। इन 1807 लॉर्ड हेस्टिंग्स
फिर गवर्नर जनरल तो बदलता रहता है, तो 1807 में आपको दिखेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है जो गवर्नर जनरल होता है। वो फिर इन 1807 लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1830 टू 1823, वो आगे चलकर गवर्नर जनरल बनेगा 1813 टू 1823 तक, करीबन 10-11 साल वो था। तो 1807 में लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, उसने उस एक्ट को हटा दिया, बट बैंड एनी आर्टिकल्स दैट कुड हार्म द इमेज ऑफ द ब्रिटिश। हालांकि उसने पब्लिक प्रेशर में आके सेंसरशिप एक्ट को तो हटा दिया, लेकिन उसने कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो न्यूज़पेपर में जो ब्रिटिश इमेज को नुकसान पहुंचाता है, उसके ऊपर उसने रोक लगा दिया। सेंसर तो नहीं करेगा कि टोटली कंट्रोल बंद तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने उसके खिलाफ कुछ लिखा तो ज़रूर उसके ऊपर एक्शन होगा, इस तरह का उसने किया। फिर 1823 में आपको दिखेगा जॉन एडम, एक्टिंग गवर्नर जनरल था उस समय में, अगेन पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, कि बार बार आपको दिखेगा कि समय समय पर प्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता था। राजा राम मोहन रॉय एक ग्रेट रिफॉर्मर बॉर्न इन 1772, हमने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पहले ही पढ़ा है, बहुत बड़े रिफॉर्मर थे जिनका जन्म हुआ था 1772 में। ये उन्होंने प्रोटेस्ट किया दिस बाय स्टॉपिंग हिज न्यूज़पेपर मीरातुल अकबर, ठीक है, प्रोटेस्टेड हिज दिस बाय स्टॉपिंग हिज न्यूज़पेपर मीरातुल अकबर। उन्होंने अपना मीरातुल अकबर एक न्यूज़पेपर है जिसको रोक कर उन्होंने कहीं ना कहीं पर प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश की। He also went to the court and requested the governor general to remove the restriction। उन्होंने न्यूज़पेपर के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसको लेकर वो कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं और गवर्नर जनरल को कहीं ना कहीं पर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ये सब रेस्ट्रिक्शन को हटाया जाए। फिर प्रेस गेट्स फ्रीडम, फिर आगे चलकर आपको दिखेगा कि उनके ही कोशिश के बदौलत कि प्रेस को कुछ हद तक फ्रीडम मिलता है। इन 1835 चार्ल्स मेटकैफ एक्टिंग गवर्नर जनरल रिमूव्ड ऑल रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस। जो चार्ल्स मेटकैफ जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो प्रेस के ऊपर लगा हुआ था, उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। ही इज़ कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, ठीक है, उनको बोला जाता है कि वो इंडियन प्रेस के लिबरेटर है जिन्होंने इंडियन प्रेस को कहीं ना कहीं पे मुक्ति दिया है। किसने? चार्ल्स मेटकैफ। आफ्टर दैट इंडियन न्यूज़पेपर इन रीजनल लैंग्वेजेस ग्रू फास्टर, उसके बाद ही आपको दिखेगा ना, मैंने बताया था 1850s के बाद आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोकल भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में, लैंग्वेजेस में बहुत हद तक न्यूज़पेपर ग्रो कर लेता है, क्योंकि सेंसरशिप की वजह से शुरू में उतना ग्रो नहीं कर पाता था, लेकिन आगे चलकर आपको दिखेगा कि मेटकैफ के प्रेस को जो उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन को हटाया था उसके चलते आगे चलकर आपको बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर का ग्रोथ आपको दिखेगा। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के कुछ नाम हम बात कर लेते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर इन बंगाल हेल्प क्रिएट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। बंगाल में जो ज़्यादातर न्यूज़पेपर उस समय में छपता था उसके चलते क्या हुआ, पब्लिक ओपिनियन कहीं ना कहीं पे फॉर्म हुआ, लोगों के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ एक तरह का मानसिकता डेवलप हुआ। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, जैसे कि मान लो उस समय के थे, जैसे कि बंगदर्शन, संजीवनी, आर्य दर्शन एंड अमृत बाजार पत्रिका, इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस समय में, जिसने कहीं ना कहीं पे इंडियन लोगों के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म किया अगेंस्ट द ब्रिटिश। फिर न्यूज़पेपर और फेमाइंस के बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर 1861 मेनी फेमाइंस हैपेंड इन इंडिया। आपको दिखेगा कि 1816 के बाद आपको दिखेगा इंडियन में बहुत सारे फेमाइंस आते हैं ना। व्हाट इज़ फेमाइंस? आपको पता है कि एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज हो जाता है, जहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं होता है। पीपल वेयर डाइंग फ्रॉम लैक ऑफ फूड, बहुत खाने की कमी थी जिसकी वजह से लोग मर रहे थे। तो इंडियन न्यूज़पेपर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, कि स्पेशली अंडर लॉर्ड लिटन हु वाज वाइसरॉय फ्रॉम 1876 टू 1880 फॉर नॉट हेल्पिंग। लॉर्ड लिटन ने फेमाइन से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं उठाए, जिसके वजह से न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उसको लेकर। फिर आपको दिखेगा कि लॉर्ड लिटन का बहुत बुराई की गई कि उसने फेमाइन को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर उसने एक नया कानून लेके वो आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो था, उसमें इंडियन न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। आपको दिखेगा कि 1878 में क्या हुआ था, लॉर्ड लिटन पास द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट एक कानून का नाम है जिसके तहत टू स्टॉप इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर, उसका मेन उद्देश्य था कि इंडियन भाषाओं में जो बनने वाला न्यूज़पेपर है उसको रोका जाए। मेनी न्यूज़पेपर्स एंड प्रिंटिंग प्रेसेस वेयर क्लोज्ड, बहुत सारे न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया गया। पेपर्स लाइक द हिंदू फ्रॉम मद्रास, मद्रास से एक इंपॉर्टेंट पेपर निकलता था द हिंदू, फिर केसरी निकलता था बॉम्बे से, और अमृत बाजार पत्रिका फ्रॉम कैलकाटा स्टॉप्ड
प्रिंटिंग उनको रोक दिया गया और उनका प्रिंटिंग ही रोक दिया गया और चेंज टू इंग्लिश टू एस्केप द लॉ। या फिर उन लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं पर उन लोगों ने अपना पहले तो अपना प्रिंटिंग उन्होंने बंद किया, फिर उन लोगों ने अपना लैंग्वेज जो अपनी भाषाओं में वो लिखते थे अभी उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया ताकि उनके ऊपर वो एक्ट लागू ना हो, क्योंकि ये जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट है वो इंग्लिश भाषा के ऊपर नहीं था, वो भारतीय भाषाओं के ऊपर था। वर्निकुलर जो लोगों का अपना भाषा होता है उसके ऊपर था, तो इसीलिए उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना प्रिंटिंग रोका और अपना इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने शिफ्ट किया कुछ समय के लिए। फिर आपको दिखेगा कि आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, लॉर्ड लिटन ने और एक एक्ट लगाया 1878 में जिसका नाम था आर्म्स एक्ट, जो हथियारों को लेकर था। इट बैंड इंडियंस फ्रॉम हैविंग वेपन्स। इसके तहत कोई भी इंडियन इंसान अपने साथ में वेपन कैरी नहीं कर सकता, अपने साथ में हथियार नहीं रख सकता। दिस लॉ डिड नॉट अप्लाई टू यूरोपियंस इन इंडिया। हालांकि जो यूरोप के लोग जो भारत में रह रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या कोई भी यूरोपियन लोग जो इंडिया में रहते हैं, उनके लिए ये कानून नहीं था। वो लोग वेपन्स अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन ये अनफेयर चीज़ था कि भारतीय लोग वेपन नहीं रख सकते हैं लेकिन यूरोपियंस रख सकते हैं। इट शोड द अनफेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश लॉज एंड डिस्ट्रॉयड ट्रस्ट इन ब्रिटिश जस्टिस। लोगों के अंदर इसकी वजह से ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश के खिलाफ कहीं ना कहीं पर उनका जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर भरोसा लोगों का कम हो गया। अब ये सब जो लॉ है उसका कुछ इफेक्ट भी पड़ेगा, ये सबसे ऑब्वियस सी बात है, इंडियन लोग खुश तो नहीं होंगे। द वर्निकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट मेड इंडियंस एग्री। ये जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट था और ये आर्म्स एक्ट जो था, इसके वजह से इंडियन लोग काफ़ी हद तक नाराज़ हो गए। दे अंडरस्टूड द ट्रू फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। उन्होंने ब्रिटिश रूल का असली चेहरा को उन्होंने समझ लिया कहीं ना कहीं पर। दिस मेड इंडियंस मोर रेडी टू फाइट फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम। तो इसके वजह से आपको दिखेगा कि इंडियन लोग और रेडी हो जाते हैं अपने खुद का सम्मान के लिए, अपने देश की फ्रीडम के लिए। फिर आप और एक सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 2.1.5, जिसमें हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तो ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस क्या है? विद द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, पीपल स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ लाइक लिबर्टी। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन जो था इंडिया में जब वो स्प्रेड हुआ तो लोगों को पीपल स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़। लोगों को नया नया पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में भी सीखने को मिला, जैसे कि फ्रीडम क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, राइट्स क्या होता है जिसको अधिकार बोलते हैं, या इक्वालिटी समानता क्या होता है। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, जिसके वजह से आप दिखेगा कि कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स का जन्म होता है, बहुत सारे छोटे मोटे पार्टीज़ का जन्म होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है जो राजनीतिक काम करेगा। ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन का जन्म आपको देखने को मिलेगा। ये कोई बड़े बड़े पार्टी नहीं है लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स थे एक्चुअली, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन एसोसिएशन एक उसी तरह का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन था जो सबसे पहला एक मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, 1875 में बना था। In 1875, a major political organization called the Indian Association was founded by सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको दिखेगा कि 1875 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक राजनीतिक एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम दिया गया इंडियन एसोसिएशन, जिसको बनाने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर नोट करके रखिएगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया था, इंडियन एसोसिएशन करके एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1875 में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास द ICS। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस, आज के समय जिसको हम लोग UPSC या फिर IS का एग्ज़ाम बोलते हैं, ICS उस समय में बोला जाता था। इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम उस समय में काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन उन्होंने उस एग्ज़ाम को पास करने वाला वो पहले भारतीय थे, क्योंकि उस समय में वो एग्ज़ाम बाहर जाके देना पड़ता था, उसका एज को लेकर भी एक इशू था। बट अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिज जॉब ओवर माइनर इशूज़। छोटा छोटा इशू को लेकर उनका जॉब से उनको हाथ धोना पड़ा इतना बड़ा एग्ज़ाम पास करने के बाद भी। आफ्टर दिस उन्होंने डिसाइड किया था कि टू डेडिकेट हिमसेल्फ टू इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग इंडियंस। उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को समर्पित करूंगा कि भारतीय लोग के अंदर कहीं ना कहीं पे राजनीतिक विचारधारा का जन्म हो, लोगों के अंदर जागरूकता आए इंडियन लोगों में। एंड वो चाहते थे कि वर्क फॉर ए कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम, एक राजनीतिक प्रोग्राम के तहत के लिए मैं काम करूँगा। फिर आपको दिखेगा कि एक इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन भी होता है 1876 में। आप बोलोगे कि क्या है ये इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन? इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन का मतलब होता है कि उस समय में इन 1876 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड लिटन 1876 में आपको पता है कि उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था उस समय में। तो उस समय में ऑब्वियसली गवर्नर जनरल तो थे नहीं, तो वाइस
वाइस रॉय रहा होगा, तो वाइस रॉय लॉर्ड लिटन जो थे उस समय में भारत के वाइस रॉय थे 1876 में, ब्रिटिश रिड्यूस द एज लिमिट फॉर आईसीएस एग्ज़ाम फ्रॉम 21 to 90 ईयर्स। उन्होंने अचानक से, पहले क्या होता था आईसीएस एग्ज़ाम देने का जो एज लिमिट है उसको 21 ईयर्स तक आप दे सकते थे पहले, लेकिन अभी उसको घटाकर 19 ईयर्स कर दिया, जो बहुत ही अनफेयर था, क्योंकि उस समय में इंडियन लोगों को 19 ईयर्स तक तैयार होना बहुत मुश्किल था उनके लिए। सिंस, और उसके बाद क्या था कि सिंस द एग्ज़ाम वाज हेल्ड इन लंदन, और ये जो एग्ज़ाम था उसको लंदन में किया जाता था, इट बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर इंडियन यूथ्स टू अपियर एंड सक्सीड एट सच ए यंग एज। इतना कम एज में लंदन में जाकर एक इंडियन यूथ को एग्ज़ाम देकर पास करना एक लगभग इम्पॉसिबल काम था। दिस स्टेप वॉज सीन एज एन अटेम्प्ट टू कीप इंडियंस आउट ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो भारतीय लोगों को समझ में आया कि ये एक जानबूझकर एक साजिश किया गया कि हम लोगों को कहीं ना कहीं पे इंडियन जो सिविल सर्विस है, वो जो सिविल सर्विस है वहाँ से इंडियन लोगों को दूर रखा जाए। इसके चलते उन्होंने जानबूझकर ये चीज़ किया है लॉर्ड लिटन ने। तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोग एजिटेशन पे उतर आते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो खुद इस एग्ज़ाम को पास किए थे, उन्होंने क्या किया, स्ट्रांगली अपोज दिस मूव एंड स्टार्टेड एन ऑल इंडिया एजिटेशन अगेंस्ट इट। उन्होंने पूरा भारत में एक तरह का एजिटेशन, कहीं ना कहीं एक विद्रोह, प्रोटेस्ट छेड़ दिया। तो उन्होंने क्या क्या किया, व्हाट डिड ही एक्चुअली डू, ही ट्रेवल्ड टू मेनी प्लेसेस अक्रॉस इंडिया टू रेज पब्लिक अवेयरनेस। उन्होंने भारत के कई सारे जगह में उन्होंने ट्रैवल किया और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश किया, लोगों को समझाने की कोशिश किया भाई ये चीज़ गलत हो रहा है। ही सेंट लाल मोहन घोष, एक बहुत ही फेमस वकील थे, बैरिस्टर थे, उनको उन्होंने भेजा लंदन में एक मेमोरेंडम के साथ। मेमोरेंडम मतलब एक तरह का रिटन कंप्लेन के साथ उन्होंने भेजा लंदन में जाके। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो हाउस ऑफ कॉमन होता है उनके लिए जो लोकसभा होता है, तो वहाँ पे उन्होंने भेजा उसको। घोष's पावरफुल स्पीच क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग परमिशन। वहाँ पे घोष ने बहुत ही पावरफुल तरीके से अपनी बातों को रखा, स्पीच दिया, और उनके वजह से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो एज लिमिट है वापस से उसको 21 तक लेके आ गया, जो 21 से 19 तक ले गए और फिर उसको दोबारा से 21 तक ले आए। तो लाल मोहन घोष जो थे बैरिस्टर, उनके चलते ये चीज़ हुआ, और उनको भेजने वाले ही थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दिस सक्सेस मेड इंडियंस मोर पॉलिटिकली एक्टिव एंड हेल्पफुल। इसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन लोगों के लिए ये काफ़ी हद तक बहुत ही पॉलिटिकली लोग काफ़ी हद तक एक्टिव बने और होपफुल बने। वो उन लोग सोचने लगे कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो एजिटेशन था, ये कहीं ना कहीं पर अब इंडियन सिविल सर्विस जो एजिटेशन था 1876 में, वो बहुत हद तक कामयाब रहा। फिर और एक कंट्रोवर्शियल बिल के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, वो भी वाइसरॉय थे 1880 से 1884 के बीच। तो उसमें क्या हुआ था, लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था रमेश चंद्र मित्र को। रमेश चंद्र मित्र चीफ जस्टिस थे ऑफ कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट। उस समय में सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में हुआ करता था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जो जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस बोला जाता था। तो उन्होंने क्या किया था, लॉर्ड रिपन ने श्री रमेश चंद्र मित्र को चीफ जस्टिस बना दिया कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया में रहते थे, उन लोगों ने इसका अपोज किया। अराउंड द सेम टाइम मिस्टर इल्बर्ट, ए ब्रिटिश लॉ मेकर इन इंडिया, प्रपोज द इल्बर्ट बिल इन 1883। अब उस समय में एक ब्रिटिश लॉयर थे, लॉ मेकर थे भारत में, उन्होंने एक नया बिल प्रेजेंट कर दिया। बिल समझते हो ना, कानून बनने से पहले पहले बिल देना पड़ता है, एक तरह का प्रपोजल होता है। तो 1883 में उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया। इल्बर्ट बिल ने बोला दैट इंडियन जजेस शुड हैव द पावर टू ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस। तो इल्बर्ट बिल में क्या बोला गया कि इंडियन जजेस के पास भी ये पावर होना चाहिए कि वो यूरोपियंस जो हैं, जिन लोगों ने कोई ना कोई क्रिमिनल केस में जो इन्वॉल्व है, उनको भी वो जज कर सके, जो भारतीय जजेस होंगे। लेकिन ये जो इल्बर्ट बिल था, इसको लेकर यूरोपियन कम्युनिटी जो इंडिया में रह रहे थे वो लोग गुस्सा हो गए कि भारतीय लोग कैसे हमें जज कर सकते हैं, एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल। उन्होंने इल्बर्ट बिल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ऑन द अदर हैंड एजुकेटेड इंडियंस, लेकिन दूसरी तरफ जो एजुकेटेड इंडियंस जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, उन्होंने उस बिल को सपोर्ट कर दिया और स्टार्टेड ए काउंटर मूवमेंट इन इट्स फेवर, और उसके खिलाफ एक मूवमेंट चला दिया। उस इल्बर्ट बिल के सपोर्ट में उन्होंने मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया। तो वाई दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, दो द इल्बर्ट बिल वॉज लेटर वाटर्ड डाउन, हालांकि उसको बाद में आपको दिखेगा कि इल्बर्ट बिल को हटा दिया गया। द मूवमेंट इंक्रीज्ड
इंडियन यूनिटी एंड नेशनलिस्ट फीलिंग, भारतीय लोगों के अंदर इसने कहीं ना कहीं पर इंडियंस को यूनाइट किया। उन्होंने समझ में आया कि यूरोपियन लोग कैसे स्वार्थी हैं, वो लोग हमें जज कर सकते हैं लेकिन हम लोग उनको जज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ लोगों को समझ में आया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का अपना ही एक बहुत बड़ा रोल था इल्बर्ट बिल को सपोर्ट करने के पीछे। तो जिसके चलते आपको दिखेगा कि बहुत सारे इंडियन लोगों में यूनिटी और नेशनलिस्ट फीलिंग आया। इट शोड इंडियंस दैट दे कुड यूनाइट एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। इससे समझ में आता है कि इंडियन लोगों को भी यूनाइट किया जा सकता है और वो लोग भी इनजस्टिस के खिलाफ, गलत के खिलाफ वो लोग लड़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1883 में हुआ था। इन 1883 सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता। वो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरह का एक बहुत बड़ा सभा था जिसका आयोजन वो करते हैं कलकत्ता में 1883 में। तो होता क्या था, इट वॉज अटेंडेड बाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वहाँ पे भारत के कई अलग अलग जगह से लोग आते हैं वहाँ पे। दिस वॉज द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया पॉलिटिकल गैदरिंग। ये एक तरह का ऐसा राजनीतिक एक गैदरिंग था जहाँ पे भारत के अलग अलग जगह से लोग आए थे। पहले इतना बड़ा पॉलिटिकल गैदरिंग कभी भी नहीं हुआ था जितना कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। और इट लेड द फाउंडेशन फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज फॉर्म 2 years लेटर। और इसी में बात होता है कि हमें एक तरह का एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करना है जो बहुत ही बड़ा होगा। तो 2 साल बाद उसी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 साल बाद आपको दिखेगा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो जाता है। ठीक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट था वो। तो इन शॉर्ट हमने देखा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन एसोसिएशन बिगेन फॉर्मिंग ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन का भी एक फ़ायदा था कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन एसोसिएशन ये सब शुरू हुआ। अब ऑब्वियसली वो सब पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लेड ए की रोल। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उन्होंने ICS एज लिमिट एजिटेशन में भी पार्ट लिया है। उन्होंने इल्बर्ट बिल को भी सपोर्ट किया है। उन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883 में उसको ऑर्गेनाइज किया है। दिस मूवमेंट्स इंक्रीज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन यूनिटी अमंग इंडियंस। इस मूवमेंट की वजह से भारतीय लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ा और वो लोग कहीं ना कहीं पे यूनाइट हो पाए एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। और आगे चलकर यही सब जो मूवमेंट्स है, यही सब जो पार्टी आगे चलकर बनेगा वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्ट लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक और सबसेक्शन है 2.1.6 इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो हाउ एंड वाई वॉज द कांग्रेस फॉर्म्ड ये हम देखेंगे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिन जो थे वो वाइसरॉय थे इंडिया का 1884 से लेकर 1888 के बीच में। ए रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, वो भी एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे उस लॉर्ड डफरिन के टाइम में ही। AO ह्यूम हम लोग उनको बोलते हैं। 1829 से 1912 तक वो रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी हद तक मदद किया वो कांग्रेस पार्टी को बनाने में। टुक द इनिशिएटिव टू हेल्प एजुकेटेड इंडियंस यूनाइट अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन, कि शिक्षित भारतीयों को एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जोड़े रखने के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक रोल प्ले किया। तो ऑन 1 March 1883 ह्यूम रोट एन ओपन लेटर टू द ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उन्होंने जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए जो ग्रेजुएट हैं उनको उन्होंने चिट्ठी लिखा, उनको एनकरेज किया कि आप सब आओ और आपके देश के वेलफेयर के लिए काम करो, देश के कल्याण के लिए, भलाई के लिए आप काम करो। उन्होंने चिट्ठी लिखा। विद द सपोर्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, शुरू में 50 स्टूडेंट्स जैसे का सपोर्ट मिला। ही ऑर्गेनाइज्ड ए मीटिंग अंडर द नेम इंडियन नेशनल यूनियन। उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज उन्होंने किया। इन दिस मीटिंग द डिसीजन वाज टेकन टू फॉर्म ए परमानेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया। उसी मीटिंग में एक परमानेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए बनाने का बात हुआ। इवन लॉर्ड डफरिन सपोर्टेड दिस आइडिया। ये जो आइडिया था, लॉर्ड डफरिन जो वाइसरॉय थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। एज ही बिलीव्ड इट वुड हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरस्टैंड इंडियन कंसर्न्स बेटर। उनको लगा कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन अगर बनेगा तो ब्रिटिश भी भारतीय लोगों का जो कंसर्न्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको समझ पाएगा। याद रखना फर्स्ट सेशन ऑफ दी कांग्रेस के बारे में हम बात करेंगे। कांग्रेस का जो पहला मीटिंग होता है, जो फर्स्ट सेशन होता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस ऑन 28 December 1885। ठीक है, एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज हॉल इन बॉम्बे। ये मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का हॉल में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ये पहला सेशन था, मैंने बॉम्बे में हुआ था 28 December 1885 में। इट वॉज अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स, बड़े बड़े लोग थे, 72 डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग भाग से आए वाले लोग थे, 72 डेलीगेट्स थे, इंपॉर्टेंट लोग थे वो।
द ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑफिशियली नेम्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हो जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल नाम हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उमेश चंद्र बैनर्जी ए बैरिस्टर फ्रॉम कैलकाटा, वो कैलकाटा के एक बैरिस्टर थे, बहुत बड़े लॉयर थे उमेश चंद्र बैनर्जी, उसको कांग्रेस का पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना दिया गया। सब लोगों ने उनको चुना कि वो हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे, पार्टी का प्रेसिडेंट होता है ना, तो कांग्रेस पार्टी का पहले प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बैनर्जी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस वाज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द कंट्री। इसका मेन उद्देश्य पहले यही था कि लोगों का कल्याण करना है, देश का भला करना है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों को भगा देना है फट करके। आगे चलकर आपको दिखेगा ये मोमेंट स्ट्रांग होता है, लेकिन शुरू शुरू में जो कांग्रेस का जो फेस था 1885 से 1905 तक का जो समय था उसको हम लोग मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस बोलते हैं। कहीं ना कहीं पे वो नरमपंथी वाला था, नरम दल था, मॉडरेट आराम से काम करता था, चिट्ठी के माध्यम से, रिक्वेस्ट के माध्यम से वो काम करने में बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा आंदोलन पे का मानसिकता नहीं था। इन इट्स अर्ली ईयर्स द कांग्रेस फॉलोड ए मॉडरेट पॉलिसी। शुरू शुरू में उसका मॉडरेट पॉलिसी था, उन लोगों का बिलीफ था कि पीसफुल मेथड में, जैसे कि पिटीशन डालो, कंप्लेंट डालो, प्रेयर करो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कोई चीज़ का ज़रूरत है तो। दे मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद ब्रिटिश एंड रिक्वेस्टेड द इंडियंस बी इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वो ब्रिटिश के साथ काफ़ी फ्रेंडली था और यहाँ तक भारतीय लोगों को भी गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग देने के लिए वो लोग रिक्वेस्ट करते थे। In 1890, the Congress sent a delegation led by Surendranath Banerjee to England to represent Indian demands। एक बार तो ऐसा वो हुआ था कि 1890 में कांग्रेस ने एक डेलीगेशन, एक टीम को भेजा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के लीडरशिप में कि वो लोग इंग्लैंड जाके इंडियन डिमांड को रिप्रेजेंट करें वहाँ पे। बट व्हेन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 केम, लेकिन आपको पता है कि 1892 में एक नया कानून आ जाता है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इट गेव नो रियल बेनिफिट्स टू इंडियन। इसके वजह से भारतीय लोगों को कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता। दिस डीपली डिसअपॉइंटेड द कांग्रेस लीडर। इसके वजह से कांग्रेस लीडर्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। हालांकि वो डिमांड करने पहुँचे लेकिन उन्होंने दूसरा ही कानून बना दिया जिसमें इंडिया के लिए कुछ था ही नहीं, इंडियंस के लिए। सम ऑफ देम बिगेन टू फील दैट पीसफुल एंड मॉडरेट मेथड्स वर नॉट वर्किंग। बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया कि ये शांति वाला पॉलिसी, ये मॉडरेट रहने का जो मेथड है वो काम नहीं करेगा। एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड मोर एक्टिव वेज टू फाइट फॉर इंडियन राइट्स। उन्होंने सोचा कि हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा अगर हमको हमारे लिए, इंडियन के लोगों के लिए राइट्स चाहिए तो दो मेजर इवेंट्स आपको दिखेगा इन 1995 दैट चेंज्ड एवरीथिंग। तो 1905 में क्या होता है देखो, 1905 में टू मेजर इवेंट्स इन्फ्लुएंस्ड इंडियन नेशनलिज्म। एक तो था कि पहले जापान डिफीटेड रशिया इन ए वॉर। जापान क्या करता है 1905 में, रशिया को डिफीट कर देता है ये युद्ध में। दिस वाज ए मेजर ग्लोबल इवेंट, एक बहुत बड़ा युद्ध था। एज इट वॉज द फर्स्ट टाइम द एशियन कंट्री डिफीटेड ए यूरोपियन पावर। ये पहली बार था कि कोई एशिया का एक देश, जापान जो है वो एशिया में आता है और रशिया का बहुत सारा पार्ट यूरोप में आता है। रशिया को बेसिकली यूरोपियन पावर माना जाता, तो रशिया को एक एशियन कंट्री, एक यूरोपियन पावर को हरा देता है, जो इंडियन को भी कहीं ना कहीं पे इंस्पायर करता है। दे बिलीव दैट इफ ए स्मॉल एशियन कंट्री लाइक जापान कुड डिफीट ए बिग यूरोपियन पावर लाइक रशिया, देन इंडिया कुड ऑल्सो राइज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अगर जापान रशिया जैसे बड़े देश को हरा सकता है तो इंडिया भी ब्रिटिश रूल को हरा सकता है, कहीं ना कहीं फाइट कर सकता है उसके खिलाफ। और दूसरा था कि आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है, उस समय में बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। लॉर्ड कर्जन उस समय में वाइसरॉय, तो क्लास 10 में उसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो 1889 से 1905 तक वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। उसी के समय में बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, बंगाल दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो जिसके वजह से बंगाल वाज डिवाइडेड इन ए वे दैट क्रिएटेड रिलीजियस डिवीजन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। और बंगाल को जो तोड़ने का मेन मकसद ही था कि हिंदू मुस्लिम का यूनिटी को तोड़ना, कि ईस्ट वाला जो बंगाल बनेगा उसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा थे और वेस्ट वाला बंगाल जो था उसमें हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी को तोड़ना उनका बड़ा मकसद था। तो उस समय में इंडियन नेशनलिस्ट बिलीव दैट दिस वाज ए डेलिबरेट एक्ट टू डिवाइड एंड वीकेंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। उनको समझ में आ गया कि हिंदू मुस्लिम का यूनिटी को तोड़ना और हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है उसको तोड़ना ही ब्रिटिशर्स का मेन मकसद है बंगाल तोड़ने के पीछे। दिस कॉज ग्रेट एंगर अक्रॉस द कंट्री, जिसके वजह से भारत के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर आपको दिखेगा कि स्प्लिट इन कांग्रेस के अंदर भी स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। एक एक्सट्रीम ग्रुप बन जाता है जो थोड़ा सा हाइपर था, बहुत ही चरम दल बोलते हैं, और मॉडरेट वाला जो पुराना मॉडरेट ग्रुप था जिसमें वो लोग चिट्ठी उट्ठी लिखने में बिलीव करते हैं। एट द बनारस सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1905 बिपिन चंद्र पाल स्ट्रांगली अपोज द मॉडरेट टोन ऑफ द प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले।
ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनका जो अप्रोच था, एटीट्यूड था, वो काफ़ी मॉडरेट था, काफ़ी नरम वाला था। तो इसको उन्होंने अपोज किया था बिपिन चंद्र पाल ने 1905 में। तो ही क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ सेंडिंग पिटिशन। उन्होंने बोला ये सब पिटिशन डालकर और ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, मतलब मेंडिकेंसी का मतलब होता है एक तरह का भीख मांगना, जो अपने अधिकार के लिए भीख मांगना, तो ये सब से कोई काम नहीं बनेगा। ही वांटेड द कांग्रेस टू एडॉप्ट स्वदेशी। उन्होंने बोला हमें अपना स्वदेशी विचारधारा समझना पड़ेगा, मतलब मीनिंग द यूज़ ऑफ इंडियन मेड गुड्स एंड रिजेक्शन ऑफ फॉरेन गुड्स। अब वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेने वाले हैं, इसीलिए उनको शायद एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है कि जैसे कि हम स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करेंगे, देश में बना हुआ सामान, फॉरेन गुड्स टोटली बॉयकॉट कर देंगे। दिस क्रिएटेड ए सीरियस डिवाइड विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही एक तरह का डिवाइड हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस में ही बहुत सारे लोग उसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस बढ़ जाता है। हम बात करेंगे कैलकाटा सेशन ऑफ 1906 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इन 1906 सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन कैलकाटा। कैलकाटा में जो कांग्रेस का जो सेशन होता है, मीटिंग होता है, वहाँ पे दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। द कांग्रेस ऑफिशियली लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट। उस समय में कांग्रेस स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर देता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, क्योंकि एनकरेजिंग पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। उस समय में लोगों को प्रोत्साहन किया गया, जो विदेशों से जो सामान बनकर आएगा उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है, केवल इंडियन प्रोडक्ट को ही यूज़ करना है। दिस हेल्प रिड्यूस इंटरनल टेंशंस इन द कांग्रेस एज ए फॉर ए शॉर्ट टाइम। जिसके वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पर इसने हेल्प किया कि हमारे दिस हेल्प रिड्यूस इंटरनल टेंशन इन द कांग्रेस फॉर ए शॉर्ट टाइम। कुछ समय तक कांग्रेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स था उसको कुछ समय तक रोका जा सका। फिर हम देखेंगे कि सूरत स्प्लिट 1907। इन 1907 जो सूरत में सेशन हुआ था कांग्रेस का, रासबिहारी घोष वाज द प्रेसिडेंट। उसमें प्रेसिडेंट बनाया गया रासबिहारी घोष को। हाउएवर द कांग्रेस ऑफिशियली स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स ड्यू टू द ग्रोइंग डिसएग्रीमेंट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। उस समय तक ऑलरेडी कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ चुका था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि दोनों की विचारधारा मिलता नहीं था। द मॉडरेट्स बिलीव्ड इन पीसफुल रिफॉर्म। जो मॉडरेट्स होते थे वो लोग शांति चाहते थे, रिफॉर्म शांति से हो, वाइल द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर एक्शन। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि एक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। द एक्सट्रीमिस्ट वेयर लेड बाय द ट्रायो नोन एज लाल बाल पाल। आपको दिखेगा तीन बड़े बड़े लोग हैं जिनको हम लोग लाल बाल पाल बोलते हैं। ट्रायो, लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे, और बिपिन चंद्र पाल जो थे बंगाल से। इन तीनों को एक साथ में लाल बाल पाल बोला जाता है। ये लोग बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो स्ट्रॉन्ग एक्शन का डिमांड करते थे, फास्टर एक्शन का डिमांड करते थे, वो मॉडरेट जैसे नहीं थे। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर एक थे जिनका नाम था अरबिंदो घोष, वो भी बंगाल से थे। उन्होंने प्रमोट किया आइडियाज़ लाइक स्वदेशी, कि अपने ऊपर निर्भर करो। स्वराज के लिए उन्होंने बात किया, अपना शासन खुद का हो। नेशनल एजुकेशन की बात उन्होंने उठाई, बेस्ड ऑन इंडियन वैल्यूज़। हमारे जो भारत का परंपरा रहा है, उस इंडियन वैल्यूज़ जो रहा है उसके ऊपर बेस करके हमारे देश का शिक्षा होना चाहिए। द एक्सट्रीमिस्ट रिमेन आउटसाइड द कांग्रेस टिल द ईयर 1916। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो लोग कांग्रेस का मेन स्ट्रीम में पार्ट नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से, मेन कांग्रेस पार्टी से बाहर ही रखा गया 1916 तक। फिर लास्ट जो सब सेक्शन है 2.1.7, दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है उनको। कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े लीडर थे। आफ्टर राजा राम मोहन रॉय, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियन नेशनलिज्म हुआ दादा भाई नौरोजी। राजा राम मोहन रॉय के बाद अगर कोई बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं जो जिन्होंने अपना रोल प्ले किया इंडियन नेशनलिज्म में, वो थे दादा भाई नौरोजी। बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे, इंडिया के नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस। इंडियन कांग्रेस जब नेशनल कांग्रेस जब बना था, उनमें से वो बहुत जो फाउंडर थे उनमें से वो एक थे। शुरू में वो ही बहुत सारे जो लीडर जो उस समय में थे उनमें से दादा भाई नौरोजी भी एक थे, फाउंडर थे, वन ऑफ द अर्लियर शुरू से जुड़ने वाले, एंड वाज क्लोजली इन्वॉल्व विथ इट फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से ही वो एक्टिव रहे हैं काफ़ी। तो उनका जो लाइफ है लंदन में कैसा था देखो। दादा भाई नौरोजी वाज ए वेल नोन टीचर बट लेटर डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन। वो एक टीचर भी रहे हैं, लेकिन वो फाइनली डिसाइड करते कि वो लंदन में सेटल हो जाए। देयर ही बिकेम ए सक्सेसफुल लॉयर, और वहाँ पे जाके एक बहुत बड़े सक्सेसफुल वो लॉयर बन जाते हैं। ही एंटर्ड ब्रिटिश पॉलिटिक्स एंड वाज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ तक वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स में भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी वो इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में वो एक तरह का पार्लियामेंट्रियन थी, वहाँ पे वो मेंबर भी थे। इन 1892 एज ए मेंबर ऑफ द लिबरल पार्टी। ब्रिटेन में दो पार्टी होता है, एक
कंजर्वेटिव लिबरल और एक लिबरल पार्टी होता है। तो लिबरल पार्टी से वो मेंबर थे 1892 में, वो मेंबर बनते हैं लिबरल पार्टी से। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। याद रखना, ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहला कोई अगर मेंबर बना होगा तो वो भारतीय जो बना था उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, एक पारसी कम्युनिटी के व्यक्ति थे। तो वर्क इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दादा भाई नौरोजी, अब तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं दादा भाई नौरोजी। स्पोक अबाउट इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड आस्क्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एड्रेस देम। वो इंडिया के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो के सामने उसके लिए उसको एड्रेस करते थे, उस इश्यूज़ को उठाते थे। रिक्वेस्टेड दैट इंडियाज नेशनल इनकम बी कैलकुलेटेड एंड स्टेप्स टेकन टू हेल्प द पुअर। उन्होंने बोला कि इंडिया का जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट किया जाए और गरीबों का मदद करने के लिए स्टेप्स उठाया जाए। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो पॉलिसी है, जहाँ पे इंडियन वेल्थ को कहीं ना कहीं ब्रिटेन में जा रहा था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासीज 1757 के बाद से ही वो लोग जो हमारा इंडिया का जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे उसको उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था कि कैसे गटर में बहता जा रहा है इंडिया का जो रिसोर्स है, वो इंडिया से कैसे बाहर जा रहा है। तो उस पॉलिसी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उसके खिलाफ बोले उन्होंने। अपोज द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। उन्होंने जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है या फिर रॉ मटेरियल्स है, जो उनको उसका जो कच्चा सामान होता है जिससे कोई चीज़ बनता है, वो सब रॉ मटेरियल्स जो होता है, तो वो सब जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से बाहर जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने बोला। साथ ही साथ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, भारत का जो खुद का जो कला है, बहुत सारे लोग जैसे कि बर्तन बनाते हैं, बहुत कुछ हैंडलूम, ये सब चीज़ें जो होता है वो सब कैसे डिक्लाइन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। तो इसके बारे में उन्होंने बात उठाया। उन्होंने डिमांड किया डिमांड एन एंड टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उस समय में भारत और चाइना के बीच में अफीम जो होता है ना, एक तरह का नशा करने वाला जो सामान होता है ओपियम, तो उसका ट्रेड होता था, उसको भी ख़त्म करने का डिमांड उन्होंने उठाया। उन्होंने बोला कि इंडियन मनी शुड बी स्पेंड इन इंडिया नॉट इन ए फॉरेन कंट्री। बोला कि इंडिया का जो पैसा वो भारत में ही खर्च करना चाहिए, कोई दूसरे देशों में नहीं करना चाहिए। स्ट्रांगली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रूल। वो स्वराज या सेल्फ रूल फॉर इंडियंस का आइडिया को बहुत सपोर्ट करते थे कि भारतीय लोगों को अपना रूल खुद से करना चाहिए। फिर रोल इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे मैंने आपको बताया उनका नेशनल कांग्रेस में भी काफ़ी रोल रहा है। तो दादा भाई नौरोजी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 टाइम्स। 3 बार उनको कांग्रेस पार्टी से प्रेसिडेंट बनाया गया, एक बार 1886 में, एक बार 1893 में और एक बार 1906 में। तो कैलकाटा सेशन हुआ था जो 1906, जिसकी बात हमने की, उन्होंने डिक्लेयर किया था द मेन ऑफ एम ऑफ द कांग्रेस वाज द अटेनमेंट ऑफ स्वराज। उन्होंने पहली बार बोला कि ये बात, हमारा जो असली मकसद है, मेन जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो है स्वराज को पाना। मतलब व्हिच मेंट सेल्फ रूल, नॉट फुल इंडिपेंडेंस एट दैट टाइम। हालांकि सेल्फ रूल का मतलब पूरी तरह से आज़ादी नहीं होता था उस समय में। सेल्फ रूल का कुछ उस समय में कुछ अलग ही मायने था कि भारत में एटलीस्ट हमको कुछ पावर मिले, उस तरह का मायने था। तो कंट्रीब्यूशंस टू इंडियन नेशनलिज्म, अब भारत के नेशनलिज्म को बढ़ाने में उनका क्या रोल रहा है। दादा भाई नौरोजी's वर्क लेड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारत के नेशनल मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। उसको ग्रोथ में, उसको बढ़ाने में, देश प्रेम का भावना जगाने में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। हिज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू जॉइन द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उनका जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो आइडियाज़ था, उसकी वजह से भी बहुत सारे इंडियंस को प्रेरणा मिला कि वो लोग नेशनल स्ट्रगल जो फॉर फ्रीडम, जो देश की आज़ादी के लिए कि हमें क्यों लड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं पे दादा भाई नौरोजी को देखकर उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। तो दादा भाई नौरोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहे हैं इंडियन नेशनलिज्म के ग्रोथ में। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को एंड कर दिया है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हो, आप उसको स्क्रीनशॉट भी आप चाहो तो ले सकते हो। और फिर साथ ही साथ आपको दिखेगा कि आपका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसको भी मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए दिया है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हो सकता है। तो आप ज़रूर उसको देखिए, आपको ज़रूर मदद मिलेगा इससे। और आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो और बनाता रहूं, आपके लिए लेकर आऊं, तो आप ज़रूर सपोर्ट दीजिएगा और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो लाऊं। धन्यवाद।